ऐसे लड़कों शादी कर दी जाती जो किसी काम का एक लड़का नहीं होता था, बाल बच्चे भी पैदा नहीं कर मतलब नपुंसक। विवाहित महिलाओं के साथ जबरिया सेक्स हो, उसमें मर्द को तलाक मांगने का अधिकार प्राप्त नहीं नहीं होगा। है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं रहेंगे सर। दूसरा आया, अपना कर्म धर्म हम नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे। या पत्नी मायके चली गई, लौट के नहीं आ रही, तो वो गाना है ना, तुम मायके चले जाइयो, मैं झूठ बोले कौवा काटे वाला। लड़का कमाए न कमाए उसे निर्वाह भत्ता नहीं देना, कमाए, जमीन बेच के दे, घर बेच के दे, चोरी चमारी करके दे, पॉकेट मारी करके दे, जहाँ करके दे, लेकिन देना है। गौरव से कहा था कि लड़का लड़की कैसे बोलेगा शादी नहीं करेंगे, माता पिता बोलेंगे। उनके मामू कह दिए थे, उनके बाबा कह दिए थे, हमने लड़का दे दिया तो दे दिया। यदि किसी की शादी पकड़ुआ विवाह के तहत हो गई तो फिर वह छुटकारा कैसे पाएगा? तुरंत वाइडेबल मैरिज में जाके केस करेगा वो। कि अगर दो व्यक्ति साथ रहने में एकदम असहज है तो साथ रखना अपने आप में एक दर्द देना है। कानून के पेच में ऐसा फंसाती है कि मामला आत्महत्या तक पहुंच रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। इरिट्रेबल मैरिज एक वर्ड है, ऐसा मैरिज जो अब दोबारा वापस नहीं हो सकता। अगर शादी के समय पत्नी प्रेग्नेंट है किसी और से, ये प्रमाणित कहाँ से होगा कि किसी और से प्रेग्नेंट है? क्योंकि आजकल तो लड़के पहले ही यहाँ ही शिकायत करती है कि मेरे पति ने 2-2 शादियां कर रखी है, 3-3 शादियां कर रखी। तो क्या 2-2 3-3 शादियां जायज है कि नहीं? तेज प्रताप यादव, ऐश्वर्या राय, कहाँ मामला खत्म हुआ? भी कोर्ट कचहरी कितने साल हो गए और कितने साल लगेंगे? दोनों अलग रह रहे हैं। कुछ नहीं कहा। हाँ जी, पत्नी यदि दूसरे किसी मर्द के साथ रिलेशनशिप में है तो तलाक मांग सकता है पति? नहीं, अभी आपने कहा बंद कमरे में संबंध, तो बंद कमरे में बनते ये कल अभी तो बहुत मीटू भी हो रहा है। तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट, कन्वर्सेशन, ये सारे एविडेंस बन सकते हैं। चैट से संबंध तो डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन तब भी बहुत सारी बातें ऐसे होंगी कि वहाँ रूम लेते हैं, तुम इतने बजे आ जाओ, फिर तुम ये मजा नहीं आया, ऐसा कुछ बात करो। मतलब रात को खूब गाड़ी काट रहे हैं तब भी पत्नी तलाक मांग सकती है। बहुत डाइवोर्स केस फाइल। ग्रीन टी के फ्लेवर पर डाइवोर्स केस। ग्रीन टी के फ्लेवर पर कब नहीं मांग सकते तलाक? मेरी आदत है कि मैं कभी पत्नी के साथ नहीं सोता, मैं लेके अलग ही सोता हूँ। चाहने वाले दर्शक पूछेंगे, देव प्रकाश सिंह साहब अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते, कोई बात तो नहीं है? पत्नी शराब पीती है, पति नहीं पीता है, पति तलाक मांग सकता है? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ स्टेज का पॉडकास्ट कार्यक्रम। और आज फिर से हमारे साथ मेहमान हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब। और आज हमने एक ऐसे विषय को चुना है जो हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी और हिंदू धर्म मानने वालों की जिंदगी से बहुत करीब से गुजर रहा है। संयुक्त परिवार टूटे हैं, ज्वाइंट फैमिलीज और न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है एकल परिवार का। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली और पत्नी से विवाद। देखिए, वैवाहिक संबंधों में इधर के वर्षों में पाश्चात्य संस्कृति, विदेशों में आज भी तलाक बहुत आसान है, लेकिन अपने यहाँ कितना कठिन है। तो आज हमने पॉडकास्ट में शादी और तलाक दोनों विषयों को रखा है। देव प्रकाश सिंह साहब से समझेंगे, क्योंकि वह जमाना गया। मैं अपनी ही बात करूं, देव प्रकाश सिंह साहब भी सहमत होंगे कि जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को शादी के 20 वर्ष बाद भी कहते हैं, 20 वर्ष बाद भी कहते हैं कि मैं तुम्हें झेल रहा हूं, वह कहती हैं कि हम आपको झेल रहे हैं। लेकिन अब तो हर बात में तलाक की बात हो जाती है, कोर्ट कचहरी की बात हो जाती है, केस मुकदमा की बात हो जाती है। लेकिन तलाक कितना आसान है, तलाक कितना कठिन है, क्या रास्ते हैं, पत्नी को क्या गुजारा भत्ता देना होता है, और यदि पति कमाई न कर रहा हो तो क्या उसे भी गुजारा भत्ता मिलता है? क्या कोर्ट इस बात के लिए मजबूर कर सकता है कि आप दोनों अलग रहें? क्या तलाकशुदा व्यक्ति बाद में, जिसने तलाक ले लिया है, वह शादी कर सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें हो तब क्या स्थिति बनती है? और जब कोई खुदकुशी कर ले, जैसा अतुल सुभाष ने किया, तो क्या परेशानी सामने आती है? इन तमाम पहलुओं पर आज के पॉडकास्ट में देव प्रकाश सिंह साहब से समझेंगे। आपके पास तो ऐसे मुकदमे आते ही रहते हैं। देव प्रकाश सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तलाक की ओर हम बढ़ें, उसके पहले हम शादी विवाह को समझना चाहते हैं। आज हम हिंदू धर्म की ही बात करेंगे, हिंदू मैरिज लॉ की बात करेंगे। शादी कौन सा वैध है, कौन सा लीगल है और कौन सा है जो शादी माना ही नहीं जाता है कि यह शादी हुई भी है।
तो किस तरीके की शादी हमके देखने को मिलती है और किस तरीके की शादी को हम वैध माने और किस तरीके की शादी को हम यह माने कि ये शादी तो हुई है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। देव प्रकाश सिंह साहब। देखिए, धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। ये जी। बहुत ही समसामयिक विषय है जी और हिंदू विवाह कानून जो है वो यह माना जाता था कि 7 जन्मों का संबंध है, 7 जन्मों का इसलिए सब 7 फेरा भी लगाते थे। जी 7 फेरे। अपने यहाँ के सभ्यता में पति पत्नी का टूटना अच्छा नहीं, संयुक्त परिवार टूटना भी जो आपने कहा वो भी अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन टूटते टूटते अब बात, पहले हॉरिजॉन्टल ब्रेकअप शुरू हुआ था परिवार का, अब वर्टिकल ब्रेकअप शुरू हो गया जी। अब 2 पति पत्नी के बीच में भी संबंध नहीं टिक रहा है। पहले जब इस ढंग की बात हुई थी तो लोगों ने जो 80 85 90 में बातें आई थी तो लोगों ने कहा कि भाई एक बाल बच्चा अगर हो जाएगा तो डाइवोर्स, दोनों जो पति पत्नी होता था, जो 80 85 से 70s के बाद ही महिलाएं ज़्यादा जॉब में आगे आने लगी थी। जी। जब इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस हुआ तो अपने अधिकार की बात करने लगे, जो करना भी चाहिए था, यही मैंडेट था गवर्नमेंट का, ये इंटेंट भी गवर्नमेंट का था कि महिलाओं को हम जागरूक करें, उसको एक सेकंड क्लास सिटीजन बना करके नहीं रखें। तो इसमें हुआ कि जब वो अपने अधिकार की मांग करने लगी, वो अपना स्पेस की डिमांड करने लगी, अपनी डिग्निटी की डिमांड करने लगी, तो डिफरेंस, चूँकि पहले आपको याद होगा कि महिलाओं के साथ तो उनके या उनके परिवार वालों से तो मजाक करना अपने यहाँ कल्चर माना जाता था। उस ससुर से, साला से, फलाने से मजाक और उसको छोटा दिखाना, जी। गाना उना भी सब बना हुआ, इसको छोटा बनाया जाता था, ये कल्चर था। लेकिन बाद में जब सभ्यता का दौर आगे बढ़ा तो कहा कि नहीं, जो घर की लक्ष्मी है, जिसके बेस पर पूरा घर चलता है, 2 पति पत्नी मिलकर पूरा परिवार का 2 चक्का के समान है, उस पर किसी एक को छोटा बनाना अच्छी बात नहीं है। तो देश सरकार कुछ कानून लेके आ गई और ये तो 1955 का ही कानून था, लेकिन 1955 में जो महिलाओं की स्थिति थी जी और आज जो महिलाओं की स्थिति में, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वर्चुअली इन कानून में एक बार रिविजिट तो जरूर खोजता है कि एक बार इन कानूनों को फिर से रिविजिट किया जाए आज के पहलू के हिसाब से। आज के पहलू के हिसाब से आप भी मानते हैं? जी जी, आज स्थिति बहुत बदल चुकी है, महिलाएं काफी आगे बढ़ चुकी हैं और इसका उपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी बुरी तरह से हो रहा है। दुरुपयोग भी हो रहा है। ये कानून इसलिए बना था कि इसको कवच के रूप में उपयोग किया जाए, शील्ड के रूप में, लेकिन अब ये हथियार के रूप में उपयोग हो रहा है। बिल्कुल, अब ये हथियार हो गया है कानून। और कुछ लोग तो मेंटेनेंस को, एलिमोनी को एक इंडस्ट्री बना दिए हैं। मेंटेनेंस और एलिमनी को इंडस्ट्री बना दी है। शादी करो, एलिमनी लो, और आप तो नहीं, बिहार में तो कम आते हैं जी, 100 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 5000 करोड़ तक एलिमनी जा रही है। बिल्कुल। तो ऐसे हालात में लोग चाह रहे हैं शादी करो और तो फिर हटो। अभी आपको अमेजोन के जो मालिक है, फिर उन्होंने 55 साल के एक महिला शादी करे, पहले भी झेल चुके हैं इस केस को। तो इस ढंग की बातें आ रही हैं। खैर, तो विदेश की बात है। अपने देश में हिंदू विवाह सिस्टम में विवाह टूटना अच्छी बात नहीं मानी जाती, इसलिए कानून जो बनाया गया उसमें इस ढंग की सख्ती रखी गई कि तलाक आसानी से ना हो। जी, तलाक में बहुत सारा शेकल्स लगा के रखा गया था, बंधन लगा के रखा गया कि तलाक को लोग आम स्प्री न बना दें। और ऐसा नहीं जैसा मूड खराब हुआ और थोड़ा सा नाक चढ़ गया या नाक चढ़ गई तो चलो हम लोग अलग रहते हैं, ये बात को आसानी से कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये पद्धति हमारे यहाँ थी। दूसरी बात है कि अपने यहाँ बहुत दबाया भी गया था। बहुत जगह पर लड़कियों को, ऐसे लड़कों शादी कर दी जाती जो किसी काम का लड़का नहीं होता था, बाल बच्चे भी पैदा नहीं कर मतलब नपुंसक टाइप के लोग होते थे जी। या ऐसे भी लोग थे अपने यहाँ बिहार में पकड़ुआ विवाह भी हो जाता है। उनको मानसिक कुछ समस्याएं थी, अनकेपेबल थे। यहाँ तक कि आपके यहाँ इस बात को गौरव से कहा था कि लड़का लड़की कैसे बोलेगा शादी हम करेंगे, मतलब माता पिता बोलेंगे। उनके मामू कह दिए थे, उनके बाबा कह दिए थे, हमने लड़का दे दिया तो दे दिया। ये सब पद्धति को गौरव से कहा, लेकिन गौरव की बातें नहीं थी जी। शादी 2 व्यक्ति जिसका होता है उसकी सहमति आवश्यक है। दोनों वयस्क हों और वयस्क में यह कहा गया कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल जी और लड़का की उम्र कम से कम 21 साल, तभी शादी हो सकती है जी। चाइल्ड मैरिज तो अपने यहाँ बैन है, बिल्कुल। चाइल्ड मैरिज में आपको भवरी देवला केस पर पूरा कानून बन गया। लेकिन अपने यहाँ पकड़ुआ विवाह आज भी चलता है। पकड़ुआ विवाह भी बिना सहमति की शादी है, वो भी शादी वाइडेबल मैरिज है। अच्छा, कि जब तक सहमति हमारी शादी में नहीं है तो पकड़ के सिंदूर दिलवा देंगे तो मैरिज बाय फ्रॉड, मैरिज बाय फोर्स, मैरिज विदाउट कंसेंट जी, ये वाइडेबल नहीं है, ये वाइडेबल मैरिज है, ये वाइड हो जाएगा, रद्द माना जाएगा। मतलब पकड़ुआ विवाह को मान्यता नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं, पकड़ा विवाह गलत है जी, गलत है। उसमें सहमति लड़का या लड़की किसी की नहीं होती, तो पकड़ के शादी नहीं कर सकते हैं। कोर्स करके, फोर्स के, लड़कियों को भी लोग कोर्स करते हैं कि करना ही पड़ेगा शादी, जो लड़का प्रॉपर्टी। यदि किसी की शादी पकड़ुआ विवाह के तहत हो गई तो फिर वह छुटकारा कैसे पाएगा और इसकी प्रक्रिया क्या होगी? तुरंत वाइडेबल मैरिज में जाके केस करेगा वो जी,
कोर्ट में केस करेगा। लेकिन कोर्ट कचहरी में इतना वक्त लग जाता है। अभी थोड़ा सा कोर्ट का जो क्लोथिंग है वो थोड़ा ओल्ड है जी। हम उम्मीद करते हैं कि अपडेटिंग हो जाए कोर्ट का और जुडिशरी का भी, क्योंकि हम लोग जो झेल रहे हैं कोर्ट में, तो हम लोग भी कई बार लगता है कि गाड़ी थोड़ी तेज चलनी चाहिए थी जी। और तेज इसलिए नहीं कि हम परिवार तोड़ना चाह रहे हैं, तेज इसलिए कि अगर दो व्यक्ति साथ रहने में एकदम असहज है तो साथ रखना अपने आप में एक दर्द देना है, अपने आप उनके जीवन को और जटिल बनाना है और अपने आप में समाज को उलझाना है। जो लड़का कुछ कर सकता है, जो आगे जा सकता है, जो लड़की की जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकती है, दोनों को इसी में उलझा के रख देते हैं और कोर्ट एक रास्ता नहीं देती है उसको, और कानून के पेच में ऐसा फंसाती है कि मामला आत्महत्या तक पहुंच रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। स्थिति बहुत बुरी है। और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि इरिट्रेबल मैरिज एक वर्ड है, ऐसा मैरिज जो अब दोबारा वापस नहीं हो सकता, डेड मैरिटल रिलेशनशिप। तो इस केस में अगर 6 साल दोनों आदमी अलग है और बार बार पूछने समझाने पर साथ रहने को तैयार नहीं है, तो आर्टिकल 142 में इरिट्रेबल मैरिज को कोर्ट चाहे तो अपने निर्णय से डाइवोर्स को इन्फोर्स कर दे। अभी हम तलाक पर आते हैं, लेकिन तलाक के पहले हम यह समझना चाहते थे कि कौन सी शादी हम वैध मानते हैं और कौन सी शादी अवैध, तो आपने बता दी। देखिए, अवैध मैरिज में 2-3 बातें हैं। एक तो यह है कि पति पत्नी जो झूठ बोल के शादी करते हैं, कहीं न कहीं शादी कर लिया है, विवाहित हैं, पत्नी को बोला कि हम अविवाहित हैं, बैचलर हैं, कह के शादी कर लिया, या पत्नी भी कहीं शादी कर चुकी है और पति को बोला कि हम कुमारी हैं और पता लगा कि नहीं आप पहले शादीशुदा हैं, तो वो मैरिज अवैध है। दूसरा, अगर आप मेंटली साउंड नहीं हैं और आप सहमति देने की पोजीशन में नहीं है, कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है। तीसरा है कि आपको पागलपन का दौरा आता है। पागल ऐसे नहीं है पागल आप हैं, लेकिन आपको दौड़ा आता है किसी खास परिस्थिति में, जिसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, कुछ बात होती है तो पागलपन का दौरा, थोड़ा दौरा, तो हम लोगों सबके पास थोड़ा दौरा होता है, लेकिन कुछ लोगों को रेकरेंट होता है, बार बार उनको दौरापन आता है, तो वह भी सही नहीं। एज वाली बात हमने आपको बता दी। दूसरा कहता है रेस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप। रिस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप जैसे भाई बहन की शादी वैध नहीं है, भाई बहन की शादी वैध नहीं है। और यह भी कहा कि सपिंडा मैरिज जो होता है, चाहे जिस तरीके के भाई बहन आप हो, नहीं, जिस तरीके हम बता देते हैं कि माँ की तरफ से 3 पुश्त, 3 जनरेशन, और पिता की तरफ से 5। हिंदू मैरिज लॉ जी, इसलिए लोग पहले गांव में, आप पहले सिनेमा में तो गांव में प्यार दिखाता है, लेकिन गांव में चूंकि एक ही परिवार के लोग होते हैं तो नॉर्मली उसमें लव मैरिज का सवाल नहीं उठता और लव करने की बात भी नहीं उठती। तो आजकल सिनेमा में दिखाता है गांव में बड़ा प्यार होता है, गांव में कभी प्यार नहीं होता है, क्योंकि गांव में सब एक ही वंश के लोग ज्यादातर रहते हैं। अच्छा। तो कहता है कि पिता की तरफ से 5 पुश्त और माता की तरफ से 3 पुश्त, 3 पीढ़ी, पिता की तरफ से 5 पीढ़ी, वहाँ अवैध मैरिज है और रिस्ट्रिक्टेड मैरिज है। लेकिन दोनों रजामंद हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, तब भी नहीं होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड मैरिज है, वैलिडेबल मैरिज में चला जाएगा। फिर वो उसमें कुछ सिरोमनी को भी हम लोगों ने कहा है कि जैसे अपने यहाँ है ना, हवन होना चाहिए, कन्यादान होना चाहिए, पानी ग्रहण होना चाहिए और सप्तपदी में 7 फेरा होना चाहिए। साउथ में तो बहुत सारे केस में सप्तपदी सब कुछ हो गया, सप्तपदी अगर नहीं हुआ तो मैरिज वॉइड होता है। ये अलग बात है कि कोर्ट मैरिज में ये सब बात लागू नहीं है, कोर्ट मैरिज जाकर कर लेते हैं कोर्ट में, बिल्कुल ये बातें वैलिड नहीं मानी जाती हैं। लेकिन अगर जो आप हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज से बराबर हम लोग बोलते हैं कोर्ट केस में, इनका हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ है, तो हिंदू रीति रिवाज यही है। अगर रीति रिवाज में कहा कि नहीं हमारा 7 फेरा नहीं हुआ था, बिल्कुल हम पहले ही चले गए थे, कुछ खटपट हो गई, हम लोग निकल गए, तो शादी हुई ही नहीं। अच्छा, शादी हुई ही नहीं, उसको वही माना जाता है। एक होता है कि अवैध तो है शादी, लेकिन वो तभी अवैध है जब कोई चैलेंज करेगा। उसमें कहा जाता है कि ऐसा मैरिज जिसमें पति पत्नी के बीच में आपस में संबंध नहीं हुआ, मतलब शारीरिक संबंध में कोई इंपॉर्टेंट है या इस ढंग के हैं कि आपसी संबंध, उनका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, जिसको लीगल टर्म में अनकंसुमेटेड मैरिज कहते हैं। तो वह मैरिज भी अगर कोई चैलेंज करेगा तो वॉइडेबल मैरिज, वॉइड नहीं है लेकिन वॉइडेबल है, मतलब उसको हम चैलेंज करके कर सकते हैं। तीसरा कहता है वही जो मैंने सेक्शन 5 का जो मैंने कहा कि वो उम्र नहीं है, और ये जो मैंने शुरू में 4-5 पॉइंट बताया है, एक वो बताया है। और यह भी कहता है कि अगर शादी के समय पत्नी प्रेग्नेंट है किसी और से, पत्नी प्रेग्नेंट है किसी और से, गर्भवती है, बधू कहिए, अभी तो पत्नी बनी नहीं है, नहीं बधू कहिए, ब्राइड अगर प्रेग्नेंट है किसी और से, तो वो भी वॉइडेबल मैरिज। ये प्रमाणित कहाँ से होगा कि किसी और से प्रेग्नेंट है? क्योंकि आजकल तो लड़के पहले ही, अगर उसी लड़के के साथ है तो कोई बात नहीं, जिससे शादी हो, लेकिन अगर लड़के के साथ शादी नहीं हो रही है तो लड़का को तो पता है कि हमारा तो रिलेशनशिप पहले था नहीं इसके साथ, तो लड़का कहेगा लड़का लड़की ये जो बच्चा हुआ है मेरा नहीं है, चैलेंज करेगा। आजकल डीएनए में तुरंत पता लग जाएगा उसका बच्चा है कि नहीं। डीएनए कितना कठिन होता है ये भी हम और आप जानते हैं। डीएनए कठिन नहीं होता, डीएनए टेस्ट डिमांड आप कर सकते हैं, और जहाँ कोई एकदम अड़ जाएगा कि हमारा ये बच्चा नहीं है तो वहाँ पर तो कोर्ट देता है, आदेश कर, प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन बहुत जटिल। अभी आपने कहा देव प्रकाश जी कि यदि
उस व्यक्ति ने कोई और शादी कर रखी है या पत्नी ने कोई और शादी कर रखी है, तो अपने यहाँ तो हम यह भी देखते हैं कि भाई एक व्यक्ति जो है वह दो दो शादी कर रखा है, या पत्नी जो है, देखिए पत्नी के बारे में ऐसी शिकायतें कम आती हैं, पत्नियां ही शिकायत करती हैं कि मेरे पति ने दो दो शादियां कर रखी है, तीन तीन शादियां कर रखी। तो क्या दो दो तीन तीन शादियां जायज है? हिंदू धर्म में दो शादी बिल्कुल अवैध है जी, और पनिशेबल है। पनिशेबल है। सेक्शन 17 में इसको डाइवोर्स का ग्राउंड माना गया है। और 494 जो पुराना था, नया वाला सेक्शन में याद नहीं है, उसमें 10 साल तक की सजा है बाइगेमी में। अगर आप दो शादी करते हैं एक पत्नी के रहते हुए, आपको 10 साल तक की सजा तक हो सकती है, तो एकदम ही गैर कानूनी है। लेकिन एक बात और भी देखिए, दो लोग सुनने को बताते ही है, किस्से कहानियां बताते हैं कि पहली पत्नी से बच्चा नहीं हो रहा है और पत्नी भी इस बात के लिए राजी हो गई कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि वंश भी बढ़े। तो ऐसी स्थिति में क्या यह दूसरी शादी जायज मानी जाएगी यदि पहली पत्नी तैयार है तो? देखिए, मैरिज का एक पर्पस है प्रोक्रिएशन, जी, अपनी वंश को आगे बढ़ाना, सृष्टि को आगे बढ़ाना। अगर उसमें कोई असमर्थ है तो इसी हालत में हिंदू धर्म में भी दूसरी शादी अलाउड है। दूसरी शादी अलाउड है, हाँ, दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन पत्नी का कंसेंट चाहिए। पत्नी कंसेंट चाहना जी, पत्नी कंसेंट देगी तो शादी आप कर सकते हैं, वहाँ कर देंगे। पहले से अगर बच्चा नहीं है तो, पहले से बच्चा नहीं है एक भी अगर पुत्र नहीं है इसके लिए आप शादी कर रहे हैं तो वो नहीं। अच्छा, केवल पुत्री है। अच्छा, पुत्र यही आप बता दीजिए। देखिए, आप संपत्ति के बंटवारे और हिस्से की भी बात करते रहते हैं कि यदि पति ने दो शादियां कर ली तो फिर संपत्ति का बंटवारा दोनों पत्नियों के बीच में होगा, उनके बच्चों के बीच में होगा? देखिए, उसमें जो पति का बंटवारा होगा तो पति और पति पत्नी को तो एक ही माना जाएगा, जी, बाकी बच्चों को माना जाएगा। तो जो पति का जो हिस्सा, जो एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए कि 4 बेटा बेटी है, 4, 2 लड़का 2 लड़की, तो 4 हिस्सा तो ये लग जाएगा। एक हिस्सा जो पति पत्नी को लगेगा उसी में सबको मिलेगा। यह नहीं कि दोनों पत्नी को अलग अलग हिस्सा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं तलाक की, जिसे लेकर सबसे अधिक चिंता, सबसे अधिक परेशानी। वैवाहिक रिश्ते टूट रहे हैं, बात बात में टूट जा रहे हैं और समय लगता भी नहीं है, टूट जाते हैं। दोनों अलग रहने लगते हैं, फिर कोर्ट कचहरी का सिलसिला शुरू होता है और उसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप। हम यह समझना चाहते हैं देव प्रकाश सिंह साहब, आपके अनुभव से, आपके ज्ञान से, कि तलाक का आधार क्या होता है और कोर्ट इसे किस रूप में कब देखता है? देखिए, तलाक तो पहले लोगों को अवॉइड करना चाहिए। उसके पहले बहुत सारे रास्ते हैं, उसको तलाशना चाहिए। परिवार में कोई बड़े हैं, कोई ऐसे लोग जिनको दोनों आदमी मानते हैं, और दोनों के माता पिता को भी। आजकल यह भी देखा जाए दोनों तरफ से माता पिता भी थोड़ी समझदारी कम दिखा रहे हैं। तो हम यह कहेंगे तलाक तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तलाक जल्दी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, उससे पर जिंदगी तबाह हो जाती है जी। कोर्ट से तलाक मिलने में समय भी काफ़ी लग रहा है। वो समय जो लग रहा है वो समझ के बाहर की बात लग रही है। कभी 5 साल 10 साल। आपको अभी जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके साथ तलाक का 20-22 साल हो चुका है जी। मतलब अभी तक वो उनका तलाक डिक्लेयर नहीं हुआ। 22 साल तक दोनों पति पत्नी अलग हैं। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। कोर्ट्स इस मामले में विफल मानी जाएगी जी। चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ये एक जातीय मामला है और तलाक और ऐसे मसलों को रिजॉल्व करने में या तो कोई और ट्रिब्यूनल बने या कोई और व्यवस्था हो, लेकिन जितने भी कोर्ट की जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वो अभी तक में विफल ही मानी जाएंगी। इसको ठीक से एड्रेस नहीं कर पा रही है समस्या को। अब बिहार में ही देखिए ना, तेज प्रताप यादव जी, ऐश्वर्या राय, कहाँ मामला खत्म हुआ? अभी कोर्ट कचहरी कितने साल हो गए और कितने साल लगेंगे? दोनों अलग रह रहे हैं, कुछ नहीं कहा। हाँ जी, कुछ नहीं, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, कितने लगेंगे जी। मैंने कहा कि कोर्ट की अभी जो नियमावली बनी हुई है और जो प्रोसीडिंग्स के तरीके बने हुए हैं और जो जजेस का एटीट्यूड है इस केस में जी, सब अपने अपने व्यू से चल रहे हैं। वो 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट वाली स्थिति बनी हुई है। अच्छा, हाथी को सब अपने अपने रूप से देखते हैं। जिनका अपना प्रेजुडिस माइंड बना हुआ है उस हिसाब से वो चल रहे हैं, जबकि ये सही नहीं है। इस विषय को यस कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि भारतीय न्यायालय जिस पे स्तर पर भी है इसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। ज़्यादा कदा सुप्रीम कोर्ट थोड़ा दायरे से बाहर जाके बैटिंग करना प्रयास करती है। इरिटेबल ब्रेकडाउन को उसने किया है, या अभी कुछ केस अतुल सुभाष के बाद उन्होंने जो मेंटेनेंस पर किया, कुछ एक स्टेज तो जा रही है बिल्कुल, लेकिन एक बढ़िया अच्छे ढंग से नियमावली बना दे कि तो पहले तो यह तय करे कि अगर तलाक फाइल हो तो कितने दिन में डिक्लेयर हो जाए, कितने दिनों में डिक्लेयर। डेट तो बनना ही चाहिए बिल्कुल। और इसमें जो एविडेंस का लेवल लोग बोलते हैं, बराबर बोलते हैं कि एविडेंस नहीं है। कहाँ से एविडेंस?
एविडेंस कहाँ से पति पत्नी के रिश्ता में मिलेगा? दो पति पत्नी रूम के अंदर लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है या कोई बात हो रही है, इसमें एविडेंस का स्तर थोड़ा नीचे करना चाहिए। एविडेंस का मोटा मोटी यही करना चाहिए। असंगत शादी जो है, इनकम्पैटिबल मैरिज जो है, जो नहीं दो आदमी रह सकते हैं, और दोनों पति पत्नी अगर जॉब में है, दोनों इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं, तो इस हालत के लिए अलग से नियम बना करके उन लोगों को अलग करने का, ताकि साथ रख करके तो और बड़ उसको विकृति पैदा कर रहे हैं और उसके जीवन को निष्फल कर रहे हैं, विष घोल रहे हैं उसके। तो कोर्ट को यह रखना चाहिए, जब साथ रहने के लिए एकदम ही तैयार नहीं है तो उसको अलग करने के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, जो लोग को लगता है जबरदस्ती शादी हो जाएगा, औरत कहाँ जाएगी या पत्नी की हालत खराब हो, इससे किस्म और साइड उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है जी। लेकिन जो दोनों ठीक ठाक हैं, अलग होना चाहते हैं, तो इससे केसेस में कभी कभी क्या होता है कि एक 25-30 साल का केस हमने देखा था, अब उस केस में 26 साल से अलग रह रहे हैं और तब भी तलाक देने को पत्नी तैयार नहीं है, तो कोर्ट ने उसी में ट्रिपल ब्रेकडाउन शिल्पा सेलेस वाला केस में जो दिया है कि तो वही तो हम समझना चाह रहे हैं, तलाक कब मांग सकते हैं, कब नहीं मांग तो सकते हम आधार पर सबसे आसान, हाँ जी, आधार के साथ हैं जी, कि पहला आधार यह है कि विवाहेतर संबंध अगर आपका है, विवाह की सीमा से बाहर कोई संबंध पति पत्नी में से कोई भी रखे हुए हैं जी, तो वो एक ग्राउंड बनता है। तो वो तो अपराध की श्रेणी में रह नहीं गया। अपराध जो 497 में था जी, उसको ये जोसेफ साइन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। अपराध क्रिमिनल केस नहीं होगा, लेकिन दिस इज इन इटसेल्फ ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। अभी भी एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। अगर आप विवाहेतर संबंध बनाते हैं तो इस पर डाइवोर्स, मतलब हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि यदि पति किसी दूसरी औरत के साथ, लड़की के साथ यदि रिलेशनशिप में है तो पत्नी तलाक मांग सकती है, लेकिन इसमें भी सबूत खोजना होगा। और पत्नी यदि दूसरे किसी मर्द के साथ रिलेशनशिप में है तो तलाक मांग सकता है पति, लेकिन इसमें भी सबूत खोजना होगा। जी, उसमें शारीरिक संबंध भी एक कहा जाता है, शारीरिक संबंध दोनों में बन रहे हैं, तो ऐसे कैसे में सबूत तो कुछ न कुछ सर्कमस्टेंशियल मिल ही जाएंगे। उन सबूतों को जोड़ के बता देगा कि भाई ये हमसे संबंध किसी और से संबंध रखे हुए हैं, या कहीं मान लीजिए नहीं, अभी आपने कहा बंद कमरे में संबंध, तो बंद कमरे में बनते मान लीजिए कल अभी तो बहुत मीटू भी हो रहा है, मीटू भी हो रहा है, बहुत सारे औरतें बाद में केस करती हैं जी कि भाई हमारे साथ उन्होंने संबंध बनाया है, तो इससे कैसे पत्नी को भी ग्राउंड मिल जाएगा। बिल्कुल। जब वो क्लिंटन वाला केस हुआ था तो हिलरी क्लिंटन पर लोग दबाव बना था ना, पति का जब कंफर्म हो गया कि उनका रिलेशनशिप है, तो वो ग्राउंड तो बन रहा था तलाक का, वहां भी इंटरनेशनल कानून ये सब कि भाई अगर आपका कहीं किसी लड़की ने कंप्लेन कर दिया कि संबंध बनाया है और एस्टेब्लिश कर देती है, तब तो इधर से ग्राउंड बन गया ना। तस्वीरें, व्हाट्सएप चैट, कन्वर्सेशन, ये सारे एविडेंस बन सकते हैं। व्हाट्सएप चैट से संबंध तो डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी बहुत सारी बातें ऐसे होंगी कि वहाँ रूम लेते हैं, तुम इतने बजे आ जाओ, फिर तुम ये मजा नहीं आया, ये सब कुछ बात कर होता है, तो आगे पीछे करके जिससे पुलिस। आजकल तो मैं देखता हूँ कि लोग पत्नी के पीछे प्राइवेट जासूस लगा रहे हैं, पत्नियां पति के पीछे प्राइवेट जासूस लगा रहे हैं, ये सब हो रहा है जी। होटल के कमरा का रूम ले लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो अभी बहुत तो मजाक भी चलता है कि पति कहाँ से बोल रहा है, टेलीफोन पर आ जाएगा तो बोलेगा कहाँ से बोल रहे हैं, तो ये सब बातें भी। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कहीं किन्हीं का है तो दैट इज ए सॉलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अच्छा, ये ग्राउंड यह भी बनेगा। दूसरा ग्राउंड जो 1A में कहा जाता है, 13(1A) में, वो कहा जाता है क्रुएल्टी को। क्रुएल्टी बहुत ही व्यापक वर्ड है जी। इसको क्रुएल्टी में यह नहीं कह सकते किसी को उसने पीटा, चोट लगाया, मारा, घर से निकाल दिया। मानसिक रूप से दोहन भी आप कर रहे हैं, किसी को छोटा भी दिखा रहे हैं, किसी को गाली भी दे रहे हैं, किसी को अपमान भी कर रहे हैं, या उस रहने में आपके साथ आपके बातचीत में, अब उसमें तो बात आ रहा है कि रात में सोने में आप स्नोरिंग कर रहे हैं, या आपका ऐसा है कि आप चाय पीते हैं, सुरख करके पीते हैं, प्याली में चाय पीते हैं, या ऐसी बहुत सारी बातें भी आई है। मतलब रात को फुफकारी काट रहे हैं तब भी पत्नी तलाक मांग सकती है। इसमें बहुत डाइवोर्स केस फाइल होता है। अच्छा, भाई मैं असहज उनके साथ नहीं रह सकता हूँ। हाँ, और पत्नी फुफकारी काट रही है तब तो पति भी मांग सकता है। पति भी कर सकता है, दोनों कर सकता है कि भाई क्रुएल्टी, हमारे रात में सो नहीं पाते और चाय पीने का सलीका सही नहीं है तब भी। कई बार हम ट्रेन में गए हैं और बगल में स्नोरिंग वाला कोई आदमी सो गया है जी, अपना स्नोरिंग आदमी को समझ ये नहीं सुन पाता है, तो पूरी रात जगे रहना पड़ता है। अगर मान ली कोई पत्नी ऐसी हो जाए और पूरी रात जगी रहे, पति भी ऐसा हो जाए, पति जगा रहे, तो अपने इससे बड़ी क्रुएल्टी क्या हो? किसी को सोने नहीं दे रहे हैं आप, इससे बड़ी क्रुएल्टी क्या होगी? इसका आसान रास्ता है, दोनों अलग अलग कमरे में सोए, तलाक। कहेगा कि लोग, जैसे हमारी आदत है, मैं रात में पढ़ता हूँ देर तक जी, तो मेरी आदत है कि मैं कभी पत्नी के साथ नहीं सोता, मैं अलग ही सोता हूँ।
तो एक बार हमारी पत्नी बीमार पड़ी थी तो डॉक्टर ने पूछा कि आप दोनों पति पत्नी अलग क्यों सोते हैं। उनके लिए क्वेश्चन था, ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था कि आप हमें कहा इसमें आप बहुत दिमाग नहीं खर्च करिए। आपको चाहने वाले दर्शक पूछेंगे देव प्रकाश सिंह साहब अपनी पत्नी के साथ नहीं सोते, कोई बात तो नहीं है? इतनी ये बात है कि रात में मैं देर तक पढ़ता हूँ। हमारी तो अपनी पर्सनल स्पेस को हम सिक्योर करते हैं, उनकी भी पर्सनल स्पेस सिक्योर्ड है। लेकिन अब स्नोडिंग के नाम पर जो लोग अलग हो रहे हैं उससे अच्छा अलग अलग सोएं। सो जो आपने सलाह दिया वो सलाह तो माननीय है, मानने के लायक सलाह है जी। तो क्रुएल्टी में वो भी होता है फिजिकल, इमोशनल, वर्बल, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल ये क्या नहीं हुआ? बोलते हैं और कहीं बाहर से आप आए मुस्कुरा कर आपने नहीं देखा, ऐसे मुंह एकदम पूरा ऐसे किए हुए हैं तो उसको भी पत्नी अपना फ्रंट मानती है, अनादर मानती है। क्या बाहर से घर घुस के तो एक चेहरा मुस्कुरा, ठीक है कोई तकलीफ की बात हुई, अब रास्ते में एक्सीडेंट हो गया कैसे ठीक से घुसी है घर में, उसको पता लगेगा आज तकलीफ में। मतलब पत्नी ने मुंह बना लिया, पति ने मुंह बना लिया तो ये भी तो भाई ये भी एक अपमान है ना जी, ये भी एक अपमान है। अभी तो एक जो डाइवोर्स केस फाइल हुआ है ग्रीन टी के फ्लेवर पर, डाइवोर्स केस फाइल ग्रीन टी के फ्लेवर पर कि ग्रीन टी पत्नी ने बनाई तो पति ने कहा कि तुम ग्रीन टी का फ्लेवर नहीं दे पाती हो, तुम्हारे परिवार में लगता है किसी नाते ग्रीन टी पिया नहीं है। अच्छा, तो इस नाम पर मामला बहुत बढ़ गया और मामला डाइवोर्स फाइल हो चुका है। पहला जो स्पार्क है वहीं से आया है। अच्छा, तो मामला छोटी छोटी बात पर उठ जा रही है। कपड़े आप ठीक से नहीं पहनते हैं, दूर से रहते हैं तो दुर्गंध आती है, आर्मपिट का दुर्गंध आता है, इस ढंग की बहुत सारी बातें हैं जो बातें हैं कि एक दूसरे का जो अनटाइडी रहन सहन है। बिल्कुल, अब रूम में जाते हैं सब चीज़ों को बिखरा देते हैं, तरीके से आप नहीं रहते हैं, जोर से आप बोलते हैं, गाली दे के बात करते हैं। एक बुकोलिक लाइफ स्टाइल है, देहाती लाइफ स्टाइल जो है उसको हम लोग लव करते हैं। तो हो सकता है बहुत सारी पत्नियों को अच्छा भी नहीं लगता है चीज़, वो भी चाहती है कि हमारा हस्बैंड भी थोड़ा सा एकदम वो बिल्कुल मॉडर्न रहे, तरीके से रहे और भाषा उस तरीके से बोले। और बहुत हिंदी में बोलता है तो कई जगह तो काउंसलिंग में कहा जाता है कि आप लोग दोनों अंग्रेजी में बात करिए, हिंदी में बात ही नहीं करिए। अच्छा, हिंदी में बात करिएगा ना ठेठ भाषा में बोलिएगा ना झगड़ा होगा आप। अच्छा, ये कहा जाता है दोनों अंग्रेजी में बात कीजिए, कहा जाता है। अब अंग्रेजी आती ही नहीं है तो हिंदी ही बोलना पड़ेगा। तो अंग्रेजी सबको आजकल आती है, उतनी अंग्रेजी सबको आती है। बोलने लगे अंग्रेजी अब सबको आने लगी, सब लोग बोलते हैं। आपसे देखिए तो आप जो कह रहे हैं पत्नी कहेगी या पति कहेगा मुझे मोमो पसंद है या मुझे मोमो खिलाती नहीं इसलिए मुझे तलाक चाहिए, ये तो हमारे आपके बीच में होता है। मोमो मुझे भी पसंद नहीं जी, नहीं हमारे आप, लेकिन हम लोग दूसरे के टेस्ट में नहीं जाते जी। आपको पसंद है आप खाइए, हमें नहीं पसंद है हम नहीं खाएंगे। हमें भूजा पसंद है हम सामने भूजा खाएंगे, आपको मोमो पसंद मोमो खाइए आप जी। तो एक दूसरे के स्पेस को तो देना चाहिए, लेकिन लोग नहीं दे पाते हैं। और सबसे बुरी तब लगती है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो दूसरे नॉनवेज खाने वाले को छोटा दिखाते हैं, अधर्मी दिखाते हैं, पापी दिखाते हैं। ये सब गलत होता है। अब पति पत्नी में एक मान लीजिए नॉनवेज खाने वाला हो और एक शाकाहारी है, डिफरेंस तो यहाँ भी होता है। इस आधार पर भी तलाक मांगा सकते हैं, इस क्रूएल्टी यहाँ से क्रिएट हो जाती है। अच्छा, क्योंकि पति कहता नहीं मेरे परिवार में तो नहीं आएगा। मैं बहुत सारा केस जानता हूँ केवल इस ग्राउंड पर डाइवोर्स केस फाइल हुआ है। अच्छा, कि पति नॉनवेज खाता है, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है इसलिए मुझे तलाक चाहिए। शादी.com आदि जो है उस पर तो कहद लिखता है कि आप वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप ड्रिंक लेते हैं नहीं ड्रिंक लेते हैं, ओकेजनल हैं कि रेगुलर हैं, आप स्वभाव से एग्रेसिव हैं कि माइल्ड हैं, आप किचन में जाके काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें भी आती हैं। पत्नी शराब पीती है, पति नहीं पीता है, पति तलाक मांग सकता है? बिल्कुल मांग सकता है। दिक्कत तो हो जाएगा। पत्नी क्लबिस्ट है, रोज क्लब जाती है, रात में देर तक आती है, पति रात सवेरे घर जाने वाला आदमी है, तो नियमता है उसको भी दिक्कत हो जाएगी। मोटा मोटी एक जो विदेशों में थ्योरी है कि कुछ दिन लोग दोनों साथ में रहते हैं जो अपने यहाँ नहीं है, साथ में रह के देखते हैं कि वेदर वी आर कंपेटेबल और नॉट टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के साथ सहज हैं कि नहीं। इन बातों को हम समझते हैं कि बातचीत के दौर में भी दोनों दूसरे को अपने हैबिट्स के बारे में एक्सप्रेस करके बताना चाहिए कि हमारा क्या हैबिट है, तुम्हारा मतलब शादी के पहले ही बातचीत होनी चाहिए, तब सहमति होनी चाहिए ताकि बाद में संबंध टिके। लेकिन यहाँ तो है कि माता पिता ने जो तय कर दिया बात ना रह गई। अब शादियां पहले वाली बात नहीं कि घूंघट तान के 1.5 फीट का घूंघट तान के पत्नी आ गई, कुछ बोलेगी ही नहीं, हाँ ना इशारा करेगी। या पहले जो दुल्हन आती थी तो आपको याद होगा कि वो आंख मूंदती थी और लोग उसके रूप के बारे में बोला करते थे कि लड़की का तो नाक ऐसा है, लड़की का तो गला ऐसा है, लड़की की तो कलर ऐसा है, ये सब लोग बोला करते थे। आज ये सब बात बोलना खराब माना जाता है। अच्छा, कल तो आपको भी याद होगा जो आपकी पत्नी भी आई होंगी तो आंख मूंदी हुई होंगी, लोग देख रहा होगा, लोग कमेंट कर रहा होगा, या आप जब पहुंचे होंगे तो ससुराल में कमेंट किया होगा तो भी आप पर थोड़ा कम करता था। बिल्कुल। तो ये सब पति अपने पिता के साथ रहना चाहता है, पत्नी तलाक मांग सकती है, वह नहीं रहना चाहिए। ये दिक्कत भी हो रही है बहुत जगह, उसी में सेपरेशन आदि की बात हम आगे करेंगे। कहती तुम्हारे वृद्ध माता पिता के साथ हम नहीं रहेंगे, हमें दिक्कत होती है। अब माता पिता जवान कहाँ से कोई लाए? बिल्कुल।
माता पिता तो वृद्ध ही होंगे। जी। कहा ऐसा बहुत सारे केस सरकारी पदाधिकारी बहुत सारे हम लोगों के पास आए हैं जिनकी पत्नी का इसलिए उनसे अलग हैं कि उनके वृद्ध माता पिता उनके साथ रहते हैं। ये बहुत जगह ग्राउंड बना हुआ है, 1-2 केस तो हमारे पास भी ऐसे हैं। बिल्कुल। इसमें केवल यही ग्राउंड है कि वृद्ध इनके साथ हम रहने को तैयार हैं, पति के साथ रहने को तैयार है, और कोर्ट कहती है तो क्या दिक्कत है? अब कौन रखता है, कौन पति पत्नी पद है? कोर्ट भी क्या बड़ा बोल देती है। कोर्ट कह देता है कि सास। कोर्ट ने कई एक बार कहा है कि किसी को माता पिता से अलग करना अपने आप में क्रूएल्टी है, जी। तो पति तो डाइवोर्स होना ही चाहिए। चाहे किसी को माता पिता अलग करिएगा। बिल्कुल। लेकिन यही बात अगर लड़की कहते हम भी अपने माता पिता को साथ रखेंगे तो क्या होगा? तो भी आप कुछ नहीं बोल सकते। ये पेरेंट्स मतलब बोथ पेरेंट्स, तो ये बातें आती पेरेंट्स मतलब बोथ पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स आ जाते हैं। चलिए तो अब देखिए तलाक का आधार। एक मसला यह भी है कि 2 साल तक आप अलग हैं, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, आप टी शर्ट पहने हो गेरुआ पहन लीजिए, निकल जाइए घर से। हम घर जाएंगे नहीं 2 साल अब हम अलग रहेंगे। अब हम दुनियावी जीवन से अबंडन कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं 2 साल तक। हाँ, तो कहता है कोर्ट कहता है कि नहीं, केवल गेरुआ पहनने से जोगी नहीं मान लेंगे, शादी किए तो अपने जिम्मेवारियों को निभाइए आप। तो 2 साल तक अलग होइएगा, तो ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा, इसको डिजर्शन ऑफ मैरिज कहते हैं। ये भी एक ग्राउंड है। लेकिन देवप्रकाश जी ऐसा भी होता है कि हम 2 साल के लिए विदेश चले गए, हम कोई ऐसी नौकरी में है, इंटेलिजेंस की नौकरी में है, आर्मी की नौकरी में है कि हम 2 साल तक आ ही नहीं सकते, किसी मिशन पर है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी तलाक मांग लिया जाए? नहीं, टेलीफोन से बात कर रहे हैं, पति पत्नी का संबंध मेंटेन कर रहे हैं, आपस में साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अलग। अब 2 साल अपना टेलीफोन करते हैं, पता बताते हैं कि हम कहाँ हैं, तब तो माना जाएगा। मालूम है कि आप कहाँ जो जॉब में है, आपका असाइनमेंट ऐसा है कि आप 2 साल 3 साल रहते हैं। जितने भी शिप में लोग काम कर रहे हैं वो तो उनका जॉब ही ऐसा है कि 9 महीने 10 महीना वो बाहर रहते हैं। बिल्कुल। पति पत्नी से लगे, फिर वो आते हैं साथ में, बीच में टेलीफोन से, सेटेलाइट फोन से बात करते हैं, बच्चों का हाल समाचार पूछते हैं, पत्नी का हाल समाचार पूछते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं जी। पति पत्नी का मतलब ऑलवेज यही नहीं होता है कि पति पत्नी फिजिकली रिलेशनशिप बनावे तभी पति पत्नी है। दोनों अगर पति पत्नी तरह रह रहा है तो भी पति पत्नी है। अच्छा, एक ही बात तो यह भी हो जाएगा। हाँ, आप एक रिलीजियन, आपका धर्म परिवर्तन आप करते हैं तो भी डाइवोर्स के ग्राउंड बनता है। मतलब हिंदू हैं, कल को ये मैं जो हूँ सो मैं अब क्रिश्चियनिटी के अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ जी। तो ऐसे केस में पत्नी को अधिकार होगा या पति को अधिकार होगा। दूसरे केस में कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, इनके साथ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने हिंदू धर्म विवाह के हिसाब से मैंने शादी की है, हम मुस्लिम बनना चाहते हैं। हाँ, तो शादी आपकी ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स का। लेकिन हम बौद्ध बन जाएं, सिख बन जाएं, तब क्या होगा? बहुत सिख हिंदू विवाह, जैन बन जाएं, ये हिंदू मैरिज लॉ हिंदू मैरिज लॉ में आता है। लेकिन क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ज्यूज और ये पारसी, ये सब अलग आते हैं, ये अलग आते हैं। हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में सब लोग आते हैं। स्पेशल मैरिज में दोनों 2 धर्म का अलग से होता है, उनकी शादी है। हम जो अभी बता रहे हैं वो हिंदू विवाह कानून, हिंदू विवाह कानून का होता है जी। तो एक ग्राउंड है कि आप मेंटली अनसाउंड हो गए, कुछ ऐसा हो गया कि आप मेंटली इस पोजीशन में है कि नहीं रह सकते, या कोई ऐसा बीमारी आपको हो गया जी, सेक्सुअल डिजीज आपका ऐसा हो गया, लड़का या लड़की, पुरुष स्त्री दोनों में किसी को जो इन्फेक्शस है बीमारी, दूसरे में पैदा, जैसे एड्स टाइप बीमारी अगर है जी, तो ऐसे केस में भी ग्राउंड बनता है कि डाइवोर्स आप फाइल डाइवोर्स चाहे पति को हो जाए चाहे पत्नी को हो जाए तो डाइवोर्स मांगा जा सकता है। 1 साल तक का सेपरेशन अगर आपका हो गया है कोर्ट के ऑर्डर से जी, तो भी डाइवोर्स आप फाइल कर सकते हैं। खैर जुडिशियल सेपरेशन पर अभी हम आएंगे, लेकिन देखिए मैं कह रहा था, आपने तलाक का आधार बताया और कठिन रास्तों की भी चर्चा की, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं, आपको एक चीज बता दें, तलाक कोई भी शादी के 1 साल बाद ही फाइल, 1 साल के बाद ही जी। ऐसा नहीं हो सकता है कि शादी के तुरंत बाद आप तक तलाक फाइल कर दीजिए। देखिए उसमें लिखता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्डशिप ऐसा है कि अभी 1 दिन में साथ रहेंगे तो जान चली जाएगी हमारी, तो ऐसे केसेस में कहता है कि आप कोर्ट को प्रूव करिए कि हम साथ 1 दिन नहीं रह सकते हैं, और कोर्ट बिलीव करेगी तो आपको अलाउ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्डशिप होना चाहिए, ऐसे नहीं देगी। लेकिन नॉर्मली है कि शादी के 1 साल के तब तो गुड्डा गुड्डी का, लड़के ने शादी किया या लड़की ने शादी की और लड़का विदेश चला गया, दूसरा शहर चला गया, आ ही नहीं रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी साल भर इंतजार करना? फोन भी नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं कर रहा है, तो सेपरेशन तो माना जाएगा उसको, अबंडन कर दिया आपने, छोड़ दिया। परित्यक्ता जो पहले बहुत सारी कहानियां उपन्यास पढ़ते हो, बिल्कुल, लोग पत्नियों को छोड़ते हैं, शादी कर लेते हैं, पत्नी को छोड़, तो बड़े बड़े लोग ये सब काम कर रहे हैं जी, लेकिन ये अधर्म है, अधर्म है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको साल भर इंतजार करना होगा, साल भर इंतजार करना होगा जी। या ऐसे कैसे मान लीजिए कोई आदमी 7 साल तक लापता है जी, 7 साल तक लापता है, प्रिज्यूम्ड डेड भी माना जाता है। हाँ, ये तो कानून में भी, प्रिज्यूम्ड डेड को मर गया हुआ ये मान लिया जाए जी। कोई खदर पता नहीं, किसी कर कुटुंब से भी बात नहीं किया, कहीं से कोई उसका अता पता नहीं है, उसको प्रिज्यूम्ड डेड भी माना जाता है जी।
तो वो फिर औरत जो है वह शादी कर सकती है? हाँ, कर सकती डाइवोर्स के बाद शादी कर ही सकते हैं। डाइवोर्स डाइवोर्स के बाद एज गुड एज अनमैरिड है वो। अच्छा, डाइवोर्स के बाद एज गुड एज अनमैरिड। चलिए, तो देखिए आपने तलाक का आधार बताया। तलाक में एक आधार है जो केवल औरतों को ही उपलब्ध है, पुरुषों को उपलब्ध नहीं। हाँ, मैं उस पर आता हूं कि जिसमें महिलाओं को ही सिर्फ तलाक मांगने का अधिकार है। कब नहीं मांग सकते तलाक? कब नहीं मांग सकते तलाक? हाँ, तलाक हम तब नहीं मांगते जब दोनों पति पत्नी में संबंध है, कोई ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी नहीं है, जी, मेंटल अनसाउंडनेस भी नहीं है, हमने धर्म परिवर्तन भी नहीं किया, वेनरल डिजीज भी नहीं है, तो ऐसे केसेज में तलाक जल्दी आसानी से नहीं देगा। या कोई कहिए कि पत्नी हमारी कम पढ़ी लिखी है, हमें वो क्या नाम है फास्ट फूड बना के नहीं खिलाती है, तो ये सब ग्राउंड नहीं बनेगा। लेकिन हम यही आते हैं अतुल सौरभ वाले केस में। पुरुषों के लिए तलाक लेना थोड़ा मुश्किल है, औरतों के लिए तलाक लेना आसान है। हम यही आते हैं अतुल सौरभ वाले केस में। वन साइडेड एलिगेशन थे और तमाम प्रकार के आरोप थे जी। ऐसी स्थिति में जब देखिए अतुल सौरभ फंसे, उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और आरोप वन साइडेड है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, जब हम मेंटेनेंस और 498 उसमें आएंगे तो अब चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए आगे आप कह रहे थे कि वैसे मामले जिसमें सिर्फ महिलाएं ही तलाक ले सकती हैं, पुरुषों को तलाक मांगने का अधिकार नहीं है। जी, वो एक सेक्शन 13(2) है जी, उसमें कहता है कि ये सेक्शन केवल महिलाओं को उपलब्ध, ऊपर वाला जो मैंने बताया वो पुरुषों को भी उपलब्ध, पुरुषों को भी उपलब्ध। जी, लेकिन ये जो सेक्शन है ये केवल उनको उपलब्ध है। वो कहता है कि अगर पुरुष कहीं रेप के केस में विक्टिम हो गया, मतलब कन्विक्टेड हो गया, विक्टिम, हाँ ये सॉरी, ये कन्विक्टेड हो गया, तो रेप तो किया किसी और, ऐसे ही मैंने कहा किसी और से संबंध तो एस्टेब्लिश हो गया ना, यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन तो हो गया। तो रेप के केस में एस्टेब्लिशमेंट अगर हो गया, आपका कहीं कन्विक्शन हो गया, तो ऐसे केस में महिला तलाक मांग ले सकती है। तलाक मांग ले सकती है जी। दूसरा है कि एक ऐसा जो अननेचुरल सेक्स आप करते हैं, जो एक पुरुष स्त्री के बीच नहीं किसी और के बीच में आप कर रहे हैं, जिसको कानून कुछ अभी तक डाइल्यूट भी किया है, सोडोमी कहते हैं नेचुरल सेक्स को। अगर इस ढंग का शौक रखे हुए हैं तो ऐसे केस में भी औरतें तलाक ले सकती हैं। तीसरा है कि बेस्टिलिटी, कुछ लोगों को जानवर के साथ भी संबंध बनाने का शौक रहता है, तो ऐसे केस में भी वॉइडेबल मैरिज में आता है, कहता है कि ऐसे केस में महिलाएं तलाक मांग सकती हैं कि आप हमको तलाक दे दीजिए कि आपके लक्षण सही नहीं है, यू आर ए मैन ऑफ परवर्टेड सेक्सुअल डिजायर, तो इसे केस में जा सकती लेकर के। नहीं, मैं देव प्रकाश जी, देखिए चूंकि आपने पहला शब्द विक्टिम कह दिया था, जिसे मैंने बाद में कन्विक्शन कहा, जी, कि आप देखिए आपराधिक घटनाएं कई प्रकार की हो जाती हैं। विवाहित महिलाओं के साथ जबरिया सेक्स हो गया, नहीं उसमें नहीं होगा, उसमें मर्द को तलाक मांगने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना जी। हाँ, ये स्पष्ट है, स्पष्ट है। इस आधार पर आप नहीं मांग सकते हैं कि मेरी पत्नी के साथ किसी ने जबरिया बलात्कार किया, इसलिए यह मेरी पत्नी अब रहने लायक नहीं रही। उसको अग्नि परीक्षा लेने का भी अधिकार है। अग्नि परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, अग्नि परीक्षा लेने का अधिकार नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देव प्रकाश सिंह साहब। देखिए ऐसे मामले जब कोर्ट कचहरी में पहुंचते हैं तो कितनी मुश्किलें आती हैं, और कोर्ट के समक्ष भी प्रारंभिक समस्या तो होती है, क्या करें क्या ना करें। कोर्ट कहता है जो प्रारंभिक प्रक्रिया ठीक है, दोनों अलग अलग रहिए भाई, यदि बात नहीं बनी तो दोनों अलग अलग रहिए और फिर देखते हैं। जुडिशियल सेपरेशन ये क्या है जो तलाक में हम सुनते हैं? देखिए, पहले तो जब भी तलाक आप फाइल करते हैं जी, तो कोर्ट कहता है रिकॉन्सिलिएशन, जी, दोनों को साथ करने के लिए काउंसलर के पास 6 महीना तुमको देखना, ट्रायल लेना है, मिलाना है, बात करने का, आप लोग साथ क्यों नहीं रह सकते। जज को भी है कि विद इन कैमरा, इन चैम्बर बात करना है। और जो ये तलाक का जो प्रोसीडिंग होता है, इसका कहीं पब्लिकेशन नहीं होता है, किसी केस विशेष को हम लोग डिस्कस अभी नहीं कर सकते, उसको पब्लिश आप नहीं कर सकते कि उसने ये कहा और उसने ये कहा, किसी की प्राइवेसी का मामला है जी, निजता का उल्लंघन माना जाएगा उस चर्चा। इसलिए जज भी प्राइवेट, उसको हाई कोर्ट हो या नहीं ये सिविल कोर्ट हो, उस फैमिली कोर्ट में भी उनको रूम में बुला के सुनना पड़ता है, चैम्बर में बुला सुनना पड़ता है, और कैमरा के अंदर सुनना है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग भी रहे उस चीज़ का। तो एक तो यह भी कहा गया है कि उन चीज़ों को इस ढंग से देखा जाए कि आप उसको आसानी से लेकर नहीं चलिए, लेकिन अगर कभी कभी लगता है कि दोनों साथ रहने, जब भी दोनों चैम्बर दोनों लड़ने ही लगते हैं, कोर्ट को लगता है कि अब ये साथ रहने वाले नहीं हैं, उनको जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में अलाउ करता है, 2 साल तक का अलाउ करता है। ऐसे 1 साल ही अलग रह गए
और 1 साल अलग रह गए, बीच में दोनों पति पत्नी कहीं जाके मिल लिए, आपस संबंध बना लिए, तो फिर टूट गया जी तब वो जब वो कोर्ट का डिग्री टूट गया, फिर आप नहीं कर सकते। जी जो सेपरेशन है वो प्रूव्ड है कि आप 1 साल दोनों अलग रहे हैं, तो एक ग्राउंड बन जाएगा कि आप डाइवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का 1 साल हमारा हो गया, हम लोग दोनों साल अलग अलग रह रहे हैं, हम लोग साथ नहीं रह सकते, जी तो ऐसे केस में आप जाकर के कर सकते तो आपको प्रमाणित करना होगा कि साल भर हम अलग अलग रह गए। जी जी, दोनों को करना जी। पड़ेगा साथ में। जी जुडिशियल सेपरेशन का इस ढंग का बना हुआ सिस्टम नियम बना हुआ है। कोर्ट इसलिए करती है कि कई बार क्या होता है, दोनों पति पत्नी गुस्सा में तो अलग हो गया, बिल्कुल फिर जब अलग रहा, देखा सुबह चाय नहीं मिलती है, नाश्ता नहीं मिलता है, दिक्कत हो रही है, बिछावन घर में सही नहीं मिलता, कपड़े सही नहीं मिलते, या और बहुत साहब सब ये सब बात तो हम लोग अपने हिसाब से बच्चा किसके पास है, हम लोग जो बोल रहे हैं अपनी समझ से बोल रहे हैं। आज की बातें चेंज कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की बच्चे जो हैं दोनों में से जो हम लोगों ने सेवा की बात करी, अब नए बच्चों को सेवा नहीं मिल रही है पत्नी। आज की तारीख में तो आप एक दूसरे का फोन भी चेक नहीं कर सकते, ये भी प्राइवेसी है। फोन तो नहीं चेक करना चाहिए, गलत है ये। न पत्नी को पति का, न पति का पत्नी का। अच्छा नहीं चेक करना चाहिए, गलत है ये। तो आपके माध्यम से भी बोलना चाहें, अगर वैवाहिक संबंध को चलाना चाहते हैं, किसी का फोन, निजी फोन चेक न, मतलब वैवाहिक संबंध को चलाना चाहते हैं तो पति पत्नी का फोन चेक न करें और पत्नी पति का फोन चेक न निजता करें। को उस हद तक उल्लंघन न करें। अच्छा, निजता का जी, उसको मेंटेन करने। नहीं तो आदमी मान लीजिए किसी को, अभी कल परसों ही कहीं बात हो रही थी जी कि आर्मी में कि कोई एक मेजर जनरल ने किसी स्टाफ को कहा कि हाय स्वीटी, तो उस पर केस हो गया और उनका लेफ्टिनेंट जनरल बनने से रुक गए वो। अच्छा, केवल हाई स्वीटी कहने हाय से? स्वीटी कह दिया, तो आप किसी को हाय डार्लिंग बोलिए, हाय स्वीटिंग बोल दीजिए, मोबाइल पर मैसेज में कर दिया, किसी से पहले का संबंध है, पहले का रिलेशनशिप है, किसी से अच्छा खुला हुआ रिलेशनशिप है, आपने कहा हाय डार्लिंग हाउ आर यू, पत्नी ने देख लिया, जी कहा आपने डार्लिंग क्यों कहा, आपने डार्लिंग क्यों हो कहा? गया, आप डॉक में खड़ा हो जाइए इसके लिए। आजकल तो लोग बाबू कहते हैं। बाबू बेबी सोना, आजकल तो लोग बाबू कहते हैं, सोना कहते हैं, पता नहीं, बेबी ये कहते हैं। सब तो हमको जी। मतलब समझ तो बच्चों को कहा जाता है जी, हाँ। बाबू बेबी सोना जो भी हो। तो इस ढंग की बातें जो आपस में हो रही हैं, जी। ये कहीं के निजता का उल्लंघन तो है, लेकिन कई बार अलग कर दिया जाता है। कहीं अलग रहने से फिर आपका मन बदल जाए कि नहीं साथ ही रहते हैं, साथ ही तो रहते हैं। इसके पीछे जो इंटेंट है यही है लेजिस्लेशन का, जी। कि अलग थोड़ा दिन करके देख तो हो सकता है, फिर लौट के दोनों आ जाए। बिल्कुल। लेकिन कई बार नहीं भी, जो अभी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1% ही लौट रहे हैं। 1% ही अलग हो गए, कोर्ट के चले गए, कहाँ लौटते हैं। अननेसरली कोर्ट विलम्ब करता है। कोर्ट को तो रियली कहता है कि डाइवोर्स पिटीशन को 6 महीने में डिसाइड कर देना वो जाने वाले लौट के आ जाइए, अब बात नहीं है। नहीं, अब नहीं लौटने वाले हैं। तो जो कोर्ट केस तक चले गए हैं, कोर्ट को एक समय सीमा के अंदर उसको खत्म करना चाहिए मामले को। जी। और इनकम्पैटिबल मैरिज अगर है, दोनों में से कोई साथ रहने को तैयार नहीं है, इसी में अगर हम चाहें तो आपके साथ वो डील कर दें मामला, वो रेस्टिट्यूशन। हाँ, नहीं, रेस्टिट्यूशन और रीमैरिज, इन दोनों को हम समझना चाहते हैं। यह भी एक मेरा सवाल था ही कि ये कब और कैसे। रीमैरिज जो होता है वो नहीं, रेस्टिट्यूशन को ही पहले कर दे। रेस्टिट्यूशन को ही पहले हम लोग कर लेते जी। हैं। रेस्टिट्यूशन सेक्शन 9 में होता है। जी। सेक्शन 9 में क्या है कि अगर पति अपने आप निकल गया बिना कोई मतलब के, हम नहीं रहेंगे साथ में, नहीं रहेंगे साथ, गुस्सा आया, अपना हाँ। कर्म धर्म हम नहीं करेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे, या पत्नी मायके चली गई लौट के नहीं आ रही, जी, तो मायके चली गई लौट के नहीं आ रही है। नहीं, तो वो गाना है ना, तू मायके चली जाइयो, मैं झूठ बोले का हुआ काटे वाला। जी। तो वो तो पहले भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत पहले गाना वाना सुनिएगा कि वो औरतें जाती थी तो लौटती नहीं थी, पति लेने के लिए आता था रोने लगती थी, जी, नहीं जाना चाहती थी ससुराल। तो ये सब बातें थी। अरे बहुत औरतें जो उस समय भी दुलारी अपने माता पिता को थी, लौट के ससुराल जाना नहीं चाहती थी। आज भी स्थिति बनी हुई है, तो कहती कि हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर पत्नी चली गई तो पति, और पति कहीं चला गया तो पत्नी, सेक्शन 9 में एक केस फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में कि हमें साथ रहने का अधिकार दिया जाएगा, आदेश पास किया जाएगा वो हमारे साथ रहें। अच्छा, या पत्नी को कहा जाए कि मायके से दुल्लम चाहे झट्टम। अच्छा, कोर्ट के आदेश से या डोली से मायके से, कोर्ट के आदेश से पति ससुराल से अपनी पत्नी को ला सकता है। कहावत था दुल्लम चाहे झट्टम, मतलब डोली से आओ या झोटा पकड़ के लाएंगे। जी। तो खैर थोड़ा सा ज्यादा ये हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कि पत्नी अगर नहीं आएगी तो कोर्ट के आदेश से वापस तुमको हम लाएंगे, तुमको साथ में रखेंगे, तुमको रहना ही पड़ेगा, तुमने मुझसे शादी की है। तो कोर्ट का, और पति यदि न ले जाना चाहे तो पति अगर ले जाना नहीं चाहे तो पति पर केस करेगी पत्नी। जी, दोनों को ये सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन दोनों को खुला हुआ है। पत्नी कह दे कि पति मेरे ही घर में आकर रहे, तो मतलब मेरे ही मायके में आकर पति रहे, घर जमाई बन जाए।
नहीं, यह नहीं कह सकती है फोर्सफुल, नहीं कह सकती नहीं है। कह सकती है। ससुराल में रहना चूंकि अपने हिंदू धर्म में कहा गया, इसलिए कहा जाता है ये दोनों अलग भी क्या दोनों, अब तो कौन साथ में रहता है, जी सब तो अलग ही रहते हैं। कुछ लोग तो साथ में रहते हैं तो वहाँ कहा देगी अलग रहना है, तो उसको तो भाई उसका घर वही है, तो आपके हम थोड़े जाकर रह जाएगा, बिल्कुल। तो वो अलग, बस ससुराल ही अपने वर्ड चलता है तो वहाँ तो रहना ही पड़ेगा, तो उनको साथ में उनको रहना है। लेकिन एक केस हुआ था जिसमें कहा गया था कि भाई यह तो कानून, अच्छा इसमें कानून में अगर कोर्ट आदेश कर दिया जी तो ऑर्डर 21 रूल 32 जो सीपीसी का, उसके तहत है कि अगर आपको आदेश करके साथ रहना है, आप नहीं रहे तो आपका घर मकान सीज करेंगे। अब सीपीसी से चल रहा है, बीएनएसएस से चल रहा है अब तो सीपीसी तो सिविल प्रोसीजर कोड, अच्छा, सिविल से क्या मतलब, सीआरपीसी की बात जी कर, बिल्कुल। उस सीपीसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सीपीसी के ऑर्डर 21 रूल 32 में कहता है अगर आप हमारी बात, ऑर्डर को, डिग्री को नहीं मानेंगे तो आपका जमीन, मकान, प्रॉपर्टी कुछ भी हम सीज करेंगे, आपको फोर्स करेंगे कि आपको साथ रहना ही है। उसमें 2-3 जजमेंट है। एक टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया का केस आंध्र प्रदेश का है। उसमें उसने कहा कि भाई ये तो संविधान का जो अनुच्छेद है 14, 19, 20, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद है ना 14, 19, 21, ये सब में बड़ा कूटनीति है, संबंध है आपस में। अच्छा। एक चलेगा ट्रेन से चलते हैं दिल्ली तो कहेगा हम भी साथ चलते हैं आपके साथ। अच्छा, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये साथ में आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल। जब एक चलता है तो साथ में 2-3 और चल जाते हैं कि हम भी चलते हैं आपके साथ। तो कहा कि भाई ये तो कहीं ना आजकल तो रेस्तरां के नाम होते हैं आर्टिकल 21। दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा मशहूर रेस्तरां है। आर्टिकल 14 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 19 तो काम करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बहुत सारा अधिकार 19 में दिया गया है। पहले प्रॉपर्टी अधिकार था जो हटा दिया गया। तो कहा कि ऑटोनॉमी ऑफ बॉडी तो हमारे पास है ना, हमारा शरीर हमारा है, आप क्यों हमको फोर्स करिए कि तुम उसके साथ जाके सो जाओ, तुम उसका शारीरिक संबंध बनाओ, कोर्ट आदेश क्यों देगी हमको इसके लिए? जी। ये कहीं न कहीं बार्बरिक कानून है और ये कानून असभ्य कानून है, इसमें संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए इसको कहा कि नहीं, आर्टिकल जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेस्टिट्यूशन है कि साथ में कोर्ट के आदेश साथ में रहिए, ये बिल्कुल ही गलत है और संवैधानिक है और इसको कोई कोर्ट आदेश नहीं कर सकती, समझा बुझा सकती है, कोर्ट आदेश नहीं कर सकती और आदेश कर सकती थी, इन्फोर्स नहीं कर सकती है इसको। लेकिन बाद में फिर दिल्ली में आ गया केस एक हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर कौर। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये वैवाहिक कानून 1955 के अंदर शादी होती है जी, उसके अंदर रेस्टिट्यूशन सेक्शन 9 में है कि वैवाहिक कानून में संविधान को घुसेड़ना कौन जरूरी है? सही बात। संविधान को घुसेड़ना तो वही बात हुई कि चाइना शॉप में सांड को घुसा देना, चाइना शॉप को जहाँ चीनी मिट्टी का सामान बर्तन मिलते हैं जी। तो बोला कि संविधान घुसाइएगा, सब शादी में तो हो गई शादी, कुछ चलेगी कुछ बाकी है, तो संविधान को दूर रखिए। खैर जो वकील हम लोग आपको समझ में नहीं आएगी बात कि संविधान क्यों नहीं घुसेगा, संविधान तो संविधान है, बिल्कुल चलता है। तो बाद में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो हम लोग इसको यह मान लेते हैं कि इन्फोर्स करने के लिए एक थ्रेटनिंग, एक डिटरेंट फोर्स है कि हम आपको सीज कर लेंगे, लेकिन उसको एक इंड्यूस करने के लिए, मनाने के लिए, अब थोड़ा हल्का फोर्स लगाने के लिए कानून सही है। लेकिन रेस्टिट्यूशन को ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली किसी को कहा जाएगा तुम साथ में रहो ही है। अगर अलग बहुत दिन रह रहा है डाइवोर्स फाइल करे, डाइवोर्स ले जाया करके, और उसी में रिट्रीवल ग्राउंड ऑफ मैरिज भी आ गया कि उसमें आपको ये हो जाएगा, क्या नाम है, डाइवोर्स आपको डिक्लेयर हो जाएगा। तो मोटा मोटी रेस्टिट्यूशन में वही, रेस्टिट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं माना गया। रीमैरिज, अब रीमैरिज का मतलब ये है कि अगर आप डाइवोर्स डिक्लेयर हो गया, तलाक ले लिया, आप ले लिया, अब सारी एक पिक्चर इजाजत बनी थी ना, वो नसरुद्दीन शाह और रेखा वाली जी, तो उसमें बहुत दिनों के बाद दोनों आपस में मिला तो फिर हुआ कि शादी कर ही लेते तो अच्छा था। तो महसूस क्या बार लोगों को गलती होती है कि भाई तो उसमें तो हम लोगों ने 23 में गलती कर दी, लेकिन साथ रहते तो अच्छा होता। तो फिर शादी करने का मन होता है तो आपस में दोनों बात करते हैं कि भाई हम लोग फिर से साथ हो जाए तो क्या दिक्कत है। अगर एक आध बच्चा है तो बच्चा तो चाहता ही दोनों माता पिता साथ रहें। तो वैसे केस में कहता है कि अगर डाइवोर्स डिक्लेयर हो गया और अपील का पीरियड खत्म हो गया, अपील का पीरियड खत्म, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो एग्जॉस्ट कर गए, या अपील आपने फाइल ही नहीं किया, या अपील फाइल किया तो डिसमिस हो गया, वो सब खत्म हो चुका है, तो फिर से रीमैरिज में आप जा सकते हैं, फिर से रीमैरिज जा सकते हैं। लेकिन फिर से दोबारा शादी हिंदू विधि विधान से की सीधा कोर्ट मैरिज, दोनों, या हमने मान लिया कि मैरिज तो मैरिज है, मैरिज, या फिर हम मान लिए कि भाई हम पति पत्नी हैं, लेकिन एहतियात के लिए तो कुछ कर लेना चाहिए ना। अगेन नहीं, सादी तरीके से ही करिए ना, सादी तरीके से। तो फिर आजकल तो लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कर रहे हैं, पूरा
न्यू पटना क्लब नहीं भरी है, लेकिन कम से कम 10-20 आदमी तो बुला ही लीजिए। गवाह तो शादी का होना ही चाहिए। किसी वकील को गवाह तो बनाइए। तो बिना विटनेस की कोई एग्रीमेंट तो होगा नहीं जी। मैरिज तो एग्रीमेंट तो है ही, आपको सहमति तो होगा, सहमति का कोई विटनेस साक्षी तो चाहिए। आपने देवप्रकाश सिंह साहब पता है कि बिना साक्षी की शादी भूतों की होती है, जी, व्यक्ति की शादी तो नहीं होगी बिना साक्षी की। जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में ही कहा जी कि देखिए आजकल तलाक के ऐसे कई मामले आ रहे हैं जी जो लगता है धंधा बन गया है। जी गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, जी और इसमें लोग इतने परेशान हैं। आपने देखा ही अतुल सौरभ के केस में भी, अतुल सुभाष के केस में ही, कि किस तरीके से ये मेंटेनेंस, चाहे पति को चाहे पत्नी को, हम यह भी समझेंगे कि यदि पति बेरोजगार है और पत्नी कामगार है तो क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। और आजकल यह भी चल रहा है, जिस तरीके से प्रक्रियाएं जटिल होती जा रही है, जिंदगी भर संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए आमदनी तो ऊपर नीचे होती रहती है जिंदगी में। अभी मुझे दिल्ली में एक भाई साहब मिले, बोले ज्ञानेश्वर जी मैं पिछले साल तक नौकरी में था, सरकार को 6 लाख रुपए टैक्स दे रहा था, और अब मैं बेरोजगार हूं तो सरकार मुझे पूछ नहीं रही है, और कल से हम फिर नौकरी करेंगे तो सरकार टैक्स लेने के लिए खड़ी हो जाएगी। तो मेंटेनेंस यह कैसे तय करते हैं, कितना देना होता है, कब तक देना होता है, क्या इसका वन टाइम सेटलमेंट रास्ता भी है, कोर्ट से बाहर का भी कोई रास्ता है? क्योंकि यह देखिए बिल्कुल फसाद की वजह, सबसे बड़ी फसाद की वजह कि इस पर कई लोगों की नजर लग जाती है, और इसमें कई कुटुंब भी शामिल हो जाते हैं, और कई बाएं दाएं वाले, कई वकील साहब की भूमिका भी हो जाती है कि चलो हम तुम्हें दिलाते हैं ना इतना। जी, तो मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता जी बहुत बड़ा तमाशा तो हो ही गया है, और इसमें कोर्ट को डिस्क्रिप्शन प्राप्त है। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें आप बताएंगे तो कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन से जाती है, और कोर्ट डिस्क्रिप्शन के बाद भी मैंने शुरू में ही कहा 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट वाली हालत कोर्ट के साथ भी है। कई बार कोर्ट जो समझती है वो बातें होती नहीं है, लेकिन कोर्ट का काम समझेंगे तो हम निर्णय करेंगे। उनको अधिकार प्राप्त है इसमें, बिल्कुल लॉ में। एक सेक्शन 24 है मेंटेनेंस का हिंदू मैरिज एक्ट में जी, उसमें कहता है पेरेंटल लाइट, जब प्रोसीडिंग चल रहा है तलाक का, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब भी चल रहा है, तो प्रोसीडिंग चलाने का खर्चा भी दूसरे को चाहिए ना। मान लीजिए पति नहीं कमा रहा है और पत्नी कमा रही है, तो कहेगा कि हमको पत्नी खर्चा दे लड़ाई करने का, आपसे हम कहाँ से करेंगे, पैसे नहीं नहीं। यदि पत्नी ने केस किया है तो कोई भी दोनों में से केस करते हैं। हाँ। जो आदमी कमा रहा है उससे उसके केस में जाकर कहेगा कि हमको पैसा ही दे, मतलब वकील साहब का खर्चा भी देना पड़ेगा दूसरे पक्ष को, वकील साहब, कोर्ट खर्चा, सब खर्चा। तब तो मालूम हुआ कि देवप्रकाश सिंह साहब के लिए 1 लाख रुपए मुझे लेना होगा। नहीं, जिनके लिए 1 लाख हो या 5 लाख हो या 25 लाख हो या 1000 रुपया हो, जो भी हो, प्रोसीडिंग कॉस्ट कुछ भी हो सकता है। वो तो कोर्ट कहेगी भाई हमारा इतना खर्चा है, हमें दीजिए। क्या बार कोर्ट 25,000 50,000 1 लाख तो डिसाइड कर ही देती है कि इतना लिटिगेशन कॉस्ट हम देंगे, इतना। जाने अगर पत्नी कहीं दूर से आ रही है, यह भी को बता दें कि जब तलाक का केस फाइल होता है तो यह देखा जाता है कि फाइल कहाँ होगा। एक बात तो है कि जहाँ शादी हुई थी, अभी आपने देखा इसी केस में, जहाँ शादी हुई थी जी, या जहाँ पत्नी रहती है या जहाँ पति रहता है, उसमें प्रेफरेंस दिया जाता है कि जहाँ पत्नी रहती है, जहाँ पत्नी रहती है उसको करती है। अब उससे केस में आप देखिए, जहाँ पर है तो कम से कम उनको फिजिकल अपीयरेंस जो कराया जा रहा था बार बार, उससे तो एग्जम्प्ट किया जा सकता था, मजिस्ट्रेट कर सकती थी उसको, फैमिली को जज जो भी थे एग्जम्प्ट करते या ऑनलाइन कर देते। अब तो ऑनलाइन तो विधि, मतलब पत्नी पटना में रहती है, केस उन्होंने किया, और पति केरल में है, तो उसे बार बार ये बड़ा हेडेक हो रहा है कि बहुत सारे हस्बैंड बॉम्बे में, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, पत्नी जाके कहीं घर में जाके मधुबनी में छोटा जगह में जाके केस कर दिया कोर्ट में, वहाँ बराबर जाते जहाँ फ्लाइट सर्विस भी नहीं है जी। स्थिति बहुत, और कितनी बार फ्लाइट से जाएंगे, कितनी बार हो जाएंगे, कहाँ से पैसा लेंगे, कौन नौकरी है उनके पास जो बार फ्लाइट जाएंगे। ये स्थिति उनकी हो रही है कि और जब कोर्ट में पहुंच गए तो मालूम हुआ तारीख मिल गई। और ऑनलाइन इसका अभी तक शुरू नीचे वाले कोर्ट का हो नहीं रहा, जो होना चाहिए। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सारे कोर्ट का हम ऑनलाइन करेंगे, भारत सरकार ने बजट भी दे दिया। आप लोग तारीखें लेकर भी तो वकील को बहुत परेशान करते हैं। हम लोग तारीख अपने लिए कभी नहीं लेते, बहुत शायद संजोग। अधिकतर तारीख जो होता है वो मुकील नहीं है, मुकील एब्सेंट है, मुकील कंसेंट नहीं दिए, या मुकील के हाँ, लेकिन परेशान होने की वजह तो एक यह भी है ना, तलाक केसेज में हम देखते हैं कि जिसने देखा कि अच्छा ये केरल से आ गए, मुंबई से आ गए, अगला का वकील ही गायब है, और फिर तारीख मिलेगी। देखिए, कोर्ट का प्रोसीडिंग अपने आप में सजा है
जी, कोर्ट की प्रोसीडिंग। कोर्ट प्रोसीडिंग अपने आप में से जिस ढंग से चलती है कोर्ट प्रोसीडिंग में उतना टाइम लगता है और वही ढाक के 3 पात फिर होना वही है, जी। तो क्यों नहीं जल्दी से हो जाता है, ये हम लोग भी समझते हैं। क्योंकि न्याय अगर लोगों को मिले तो जल्दी मिले, न्याय अगर डिले हो रहा है तो न्याय तो अंधेर है, तो उसे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कहता है, लेकिन जस्टिस में बहुत हड़बड़ी भी नहीं की कर सकते हैं। लेकिन इन मामलों में थोड़ा टाइम लिमिट तो होना चाहिए जज को। बिल्कुल। और यह देखिएगा अगर असंगत शादी है, नहीं कोई साथ रहने तैयार, तो अलग तो कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था मेंटेनेंस 3 सेक्शन में है जी। एक सेक्शन 24 है जो कहता है कि दोनों में से कोई आदमी क्लेम कर सकता है जो दूसरा जो कमाता है, और ये पेडेंटी लाइट है, मतलब जब तक आपका चल रहा है केस तब तक के लिए। मुकदमा लड़ने के लिए जो पक्ष कमा रहा है उसे मुकदमा लड़ने के लिए राह गुजर खर्चा के लिए जी, उसमें मेंटेनेंस में 3 चीज आती है, रोटी कपड़ा और मकान तो आ ही गया जी, पढ़ाई और दवाई, बच्चे पढ़ाई मतलब बच्चों की पढ़ाई, बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल ट्रीटमेंट, इलाज, ये सब भी आ जाएगा खर्चा। और इसमें दूसरा एक लोग आता है वो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसका दायरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसका दायरा बड़ा ये हो जाता है कि इसमें कहता है कि पहला तो सेक्शन 18 है जो कहता है कि केवल वाइफ के साथ लागू है जी, लेकिन सेक्शन 19 कहता है कि अगर आप अलग हो गए और आपका बेटा नहीं है, बहू घर में है, तो बहू का मेंटेनेंस भी देना होगा, बहू का भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा जी। और चिल्ड्रेन में कहता है कि जो जायज बच्चा है और जो नाजायज बच्चा है। नाजायज बच्चा मतलब मान लीजिए पति का कोई संबंध हुआ, कहीं किसी बच्चा हो गया, अच्छा, साथ में आप रखे हुए हैं, या पत्नी कोई रिलेशनशिप है, नाजायज बच्चा है, चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड और इलेजिटिमेट, दोनों बच्चा का देना पड़ेगा राह गुजर खर्चा। अच्छा, तो मैं ये जो बताया मैंने आपको हिंदू एडॉप्शन का कानून जो मैंने बताया आपको, जी, ये केवल स्त्रियों को उपलब्ध, ये पुरुषों को उपलब्ध नहीं है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये केवल स्त्रियों को उपलब्ध है। केवल सेक्शन 24 मैंने जो कहा वो केवल एक को उपलब्ध है। बेटा बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, साल का फीस 18 लाख रुपए है, वह भी देना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई देना पड़ेगा। आपका लेवल है तो काहे नहीं देंगे, पहले आपने एडमिशन तो कराया था ना, पहले आपने एडमिशन कराया, चाहे माता हो चाहे पिता हो, हैसियत से डिसाइड आपका। देखिए मेंटेनेंस ऑलवेज डिसाइड होगा आपके हैसियत से, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, मुकदमा चल रहा है, जो कमा रहे थे चाहे पति या पत्नी, उनकी नौकरी छूट गई, तब क्या होगा? उसने कि सर्कमस्टेंशियल चेंज होता है, कोर्ट उसको चेंज करती है। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा भी हो गया है कि जिस समय आप डाइवोर्स फाइल किए उस समय आपकी सालाना आमदनी 100 करोड़ थी, लेकिन जब डाइवोर्स डिसीजन 10, 15 साल, 20 साल के बाद होने रहा है तो आपकी सालाना आमदनी 5000 करोड़ हो गई। तो पत्नी कहती है हमको अब बला में चाहिए, 5000 करोड़ वाले में चाहिए, 5000 करोड़ में। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसाइड, अतुल सुभाष वाले बाद केस में डिसाइड कर दिया कि नहीं, हाँ, जिस समय आपके समय जो स्थिति थी उस पर आप मांगिए। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मामला अभी आया था कि एक आदमी है जिनके 2 पत्नी हैं जी। तो पहली पत्नी जो उन्होंने तलाक दिया वो 17 ईयर्स साथ में रही थी, 2 बच्चे भी थी, उसको उन्होंने 25 करोड़ दिया था। दूसरी पत्नी मात्र 3 या 4 महीना रही है जी। अब उनका एक कहना था कि जो पहली पत्नी को मिला है वही हमको भी चाहिए। उनकी आर्थिक हैसियत क्या रह गई थी? आर्थिक हैसियत बहुत आगे बढ़ गई थी, बहुत आगे बढ़ गई थी। तो 25 करोड़ कम से कम मुझे भी चाहिए, 25 करोड़ हमें भी चाहिए, जो पहली पत्नी को अब दिए हैं। उनका कहना था कि नहीं, उनका ड्यूरेशन लंबा है जी, 2 बच्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अगर ड्यूरेशन लंबा है जी, कितने दिन अब साथ में उस पर डिसाइड होगा मेंटेनेंस। अच्छा, 1 महीना रहे कि 1 साल रहे कि 10 साल रहे कि 20 साल रहे, ड्यूरेशन ऑफ कोहेबिटेशन नियमतः माना जाता है कि आप जितना दिन साथ में रहे उस समय जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई आपस में उसी में हिस्सा लीजिए जी, बाद प्रोस्पेक्टिव पर रिश्ता मत लीजिए। मान लीजिए हम किसी नौकरी में थे, हमारी सैलरी 25,000 थी, आज हमारी सैलरी 1.25 लाख है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, लास्ट का 3 महीना का दे दीजिए, कितना सैलरी उसका हम डिसाइड करेंगे कितना मिलना चाहिए। साथ में यह भी कहा जाता है कि ऐसा भी न करिए कि वो भिखारी की तरह रहे, बिल्कुल, और ऐसा भी ना करे कि वो रानी बन जाए और आप ही भिखारी बन जाइए, क्योंकि यह भी देखा जाएगा कि आपके माता पिता हैं या और कोई लायबिलिटी है या और कोई बूढ़े और भी लोग हैं घर में, डिपेंडेंट्स जो हैं साथ में, उनका भी आपको राह गुजर देखना पड़ रहा है। आपके पास बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारी लायबिलिटी है, मकान का लोन है और भी बहुत सारा काम है, तो सब चीज़ों को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। मैंने ऐसा नहीं किया जाएगा कि आपको एकदम रोड पर ला दें, केवल मेंटेनेंस देने में। देवप्रकाश सिंह साहब, हम यही समझना चाहते हैं जी कि लड़की भी कमा रही है जी, लड़का भी कमा रहा है, और तलाक लड़की ने मांग लिया, तलाक लड़की ने मांगा कि मुझे अपने पति से तलाक लेना है,
क्या ऐसी स्थिति में भी लड़के को निर्वाह भत्ता देना होगा? देखिए, उसमें कंसिडरेशन दिखा जाता है कि आपकी कमाई थोड़ा कम होगा, लेकिन जी। लड़की कमाए चाहे न कमाए आपको देना है मेंटेनेंस। अच्छा। लड़की कमाती है तो भी उसका ग्राउंड ही कम होने होता है, क्योंकि पत्नियां अभी भी आज भी जो कानून है, जी। कल परिवर्तन से बात अलग हो जाए, अभी भी पत्नी माना जाता है कि पति की जिम्मेवारी है। और लड़का कमाए ना कमाए उसे निर्वाह भत्ता नहीं लड़का देना न होगा। कमाए, जमीन बेच के दे, घर बेच के दे, चोरी चमारी करके दे, पॉकेट मारी करके दे, जहां करके दे, लेकिन देना है कमा। अच्छा। और लड़के को कोई निर्वहन भत्ता नहीं मिलेगा? लड़के को निर्वहन भत्ता वही जो पेरेंटल राइट मैंने जो कहा है सेक्शन 24 में, वही मिलने का चांस है। यहाँ तक कि जी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का डिसाइड हुआ कितना उनको देना है मेंटेनेंस, और उनका डेथ हो गया जी। अब उनके बच्चे हैं, परिवार हैं, तो डेथ हुआ तो कोर्ट कहता है, इसी हिंदू मैरिज लॉ में, हाँ, हिंदू जो एडॉप्शन लॉ मैंने बताया अभी आपको, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956 में जो मैंने कहा, उसके तहत कहता है कि जो उनकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, लीगल हेयर्स जो होंगे, जी, जिस पर बराबर डिस्कस हमसे करते रहते हैं, उनके जो हिस्सेदार होंगे उनका तो ठीक है। होता उसमें ऐसे भी डिपेंडेंट हो, जैसे सौतेली माँ है जो उन पर डिपेंडेंट हो, उनके माता पिता जो डिपेंडेंट हो, या और भी कोई ऐसे हों परिवार में जो उन पर डिपेंडेंट थे लेकिन वो लीगल हेयर नहीं है जी, तो उनका कैसे मेंटेनेंस होगा? अच्छा। हाँ। उसमें कहा गया कि मान लीजिए प्रॉपर्टी अगर 100 रुपये की प्रॉपर्टी है और 5 हिस्सेदार उसमें हैं और सबका अलग अलग हिस्सा है, किसी को 20 रुपया, किसी को 10 रुपया, किसी को 5 रुपया, किसी को 25 रुपया, ऐसे हिस्सा अगर बट गया तो कहता है कि जिन हिस्सा को जितना % हिस्सा मिला जी, उतना उतना से अपने डिपेंडेंट को वो बिल्कुल केयर ले लें और उसको देखें आकर के। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि जिनको 5 रुपये हिस्सा मिला वो तो अपना ही नहीं देख पा रहे हैं। अब अगर उसमें से वो देंगे तो उनका हिस्सा जो और लोग उनको दे रहे हैं उससे उनका कम हो जाएगा। तो उनको कहा गया कि नहीं, जिनको ज़्यादा हिस्सा मिला है वो उनका देखभाल करें। ये सब हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट जो है आपका 1956 में, ये बड़ा कड़ा कानून है, इसी से ज़्यादा डिसाइड होता है। और एक आपको मेंटेनेंस कानून है आपको 125 का। अच्छा। CRPC जो इधर आ गया है तो 144 हो गया BNSS में जी। इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं और इसमें ये भी थोड़ा सख्त ही कानून है। और इसमें कहा था कि पत्नी का केवल पत्नी को लागू होता है, पति पर लागू भी नहीं है कि पत्नी का मेंटेनेंस देना आपका कर्तव्य बनता है और इसमें भी डिसाइड किया जाएगा। और साथ में एक सेक्शन 21 जो डोमेस्टिक वायलेंस जो आगे हम डील करेंगे जी, तो उसमें भी दिया हुआ है कि घर मकान रहन सहन सब, जो मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान दवाई और पढ़ाई, ये सब देना पड़ेगा। और इसमें भी रजनीश भट्ट से नेहा का भी केस आया है जी, जिसमें डिसाइड किया गया है कि कैसे डिसाइड होगा। आपको एफिडेविट करना पड़ेगा, अगर एग्रीकल्चरल इनकम है तो खेत बाड़ी म्यूटेशन जमाबंदी सब दीजिए, कितना ज़मीन है, कितना मकान है, कितना किराया आता है, कितना आपको हेयरशिप मिलने वाला है, ये सब डिसाइड करिए। और लड़की का भी देखा जाएगा, इसी लड़की को कितना है, कुछ है कि नहीं है उसके पास में। तो आपकी हैसियत को देख करके यह देखा जाएगा कि आपके लिए बहुत कम भी ना हो। और यह बात तो भूल ही जाइए कि लड़की अगर कमा रही है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, लड़की कमा रही है तब भी मेंटेनेंस लेना ही होगा? मेंटेनेंस मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। मैं कैसे, देखिए आप ट्रेंड समझते रहते हैं कि यदि देखिए ऐसे मामले आते होंगे और इस मामले में हम यह जानना चाहते हैं कि मान लीजिए लड़के की कमाई 20 लाख रुपए है सालाना और लड़की ने तलाक मांग दिया, इसमें कोर्ट आमतौर पर कितना गुजारा भत्ता तय कर देगा यदि लड़की नहीं कमा रही है तब और कमा रही है तब? देखिए, लड़की को सेपरेशन होने पर लड़की जो शादी होती है ना बाद में या डाइवोर्स होता है तो ऐसे केसेज में क्या होता है कि उनका ज़्यादा हानि, उनको जल्दी रीमैरिज नहीं होता है। और अपने समाज में महिलाओं जो कमज़ोर होती हैं जो प्रोटेक्ट किया गया, उनको रक्षा दी गई है, प्रतिरक्षा ज़्यादा उनको मिला है जी। इसलिए उनको तो कुछ न कुछ मेंटेनेंस लड़का के हिस्से में से मिलेगा, चूँकि अपने माना था कि पुरुष को ही अपनी कमाई देनी है कमा करके, यह माना गया है। लेकिन लड़का अगर 5 लाख भी कमा रहा है हो सकता है कि 1.5 लाख कट के उसको मिल जाए महीने में। लड़की को 20 लाख हो तब भी उसको कट करके मिलेगा पैसा। तो 5 लाख में आप 1.5 लाख कर रहे हैं? यह है कि अब 2.5 लाख नहीं मिलेगा जी, 1 लाख मिलेगा, लेकिन कुछ न कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं जीरो नहीं कर सकता है कोर्ट उसको, जीरो नहीं कर सकता। अब अतुल सुभाष वाला मामला हुआ है, कुछ कोर्ट उस ढंग के निर्णय में आए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक बहुत, लेकिन कुछ कोर्टों ने मतलब कहा है आप 5 लाख में 1.5 लाख करें, इसका मतलब मोटा मोटी 35 से 40% तो आपको जी, लेकिन उसमें यह देखना पड़ता है कि उनको और कोई लायबिलिटी है, उनको कोई लोन है, उनको मान लीजिए 5 लाख में बचता है 3 ही लाख, 2 ही लाख बचता है, उसी में से ना बांटे। लोन पति पत्नी दोनों के नाम से है, अब तो पति को ही भरना होगा। पति को ही भरना होगा। पति को ही भरना होगा जी।
पत्नी और ने प्रॉपर्टी अगर पत्नी ले लेती है तब भी पत्नी यदि प्रॉपर्टी ले लेती है तब भी पति को ही लोन देना पड़ेगा। अच्छा, जी जी यदि आपने तलाक जी। जो डोमेस्टिक वायलेंस में जो हमने आपको कहा था, ये आगे हम डील करेंगे, जी। सिर्फ बोलना हम नहीं चाह रहे हैं, उसको आगे हम डील चलिए अब डोमेस्टिक वायलेंस नहीं इसके परमानेंट एलिमोनी डिस्कस कर देना चाहते हैं कि अभी एक ट्रेंड आया जिसको सेक्शन वन टाइम सेटलमेंट जिसको कहते हैं, सेक्शन 1 टाइम सेटलमेंट सेक्शन 25 में आता है। वो कहता है कि भाई आप एक बार में, चूंकि कल को पैसा दें ना, फिर कोर्ट में पाइएगा कि इस महीना का नहीं पैसा देने की स्थिति में रहे ना रहे, नौकरी छूट गई जी, तो एक बार एक मुश्त दे दीजिए, काम खत्म, आप भी घर जाइए और डाइवोर्स डिक्लेयर करिए, सारा केस मुकदमा खत्म। जो केस करते हैं 498A का, 125 का, ये वो सारा केस खत्म जी, और आप आइए, आप आकर के एक मुश्त पैसा लीजिए, चले जाइए। इसमें रजनीश वर्सेस नेहा वाले केस में या अदिति मिठी वाले केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसाइड किया है, उसमें एफिडेविट फाइल करके और एक मुश्त डिसाइड कर देता है। पहले तो ऑफर कर दिए कितना आप देना चाहते हैं, करके कोर्ट एक मुश्त डिसाइड करती है कितना पैसा, एक मुश्त आप दीजिए और मुक्ति ले लीजिए। उसमें आपके हैसियत को देखा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटस को, सोशल स्टेटस को और लड़की का भी, ये सब देख करके कोर्ट एक डिस्क्रिशनरी सिस्टम है जो कोर्ट डिसाइड करते हैं कितना पैसा वन टाइम आप दे दीजिए, इसको हम खत्म कर देंगे। एक्सेप्टेबल दोनों को हो जाए तो ठीक है, फिर बाद में मतलब घर द्वार बेच करके इतना दे दीजिए आप, यदि आपके पास बैंक में नहीं है तब भी देखा जाता है कि आपके हिस्से को देख के ही क्या है, घर द्वार बेचने की स्थिति ना आवे। कोर्ट तो ऐसा अंधा कोर्ट तो नहीं है ना, नहीं है, कोर्ट देखती है इन बातों को, लेकिन आप कंसील करेंगे करें तो नोशनल इनकम पर चला जाएगा। हाँ। चलिए अब जैसे जैसे एफिडेविट आप देंगे, हमारा घर है, इतना लोन है, लड़की आके बोलेगी नहीं लोन नहीं है, लोन पेमेंट दिए हुए हैं, गलत झूठ बोल रहे हैं, ये लोन को इतना पैसा पाए, उनको किराया भी उस मकान से आता है, कोर्ट मंगवा सकता है, बैंक का स्टेटमेंट भी सब कुछ, बिल्कुल बिल्कुल मंगाता नहीं है, एफिडेविट फाइल करना है, लिख के देना है कहाँ से कितना आपको झूठ दीजिएगा, फिर आपको कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। चलिए वन टाइम सेटलमेंट की बात हो गई, मेंटेनेंस की बात हो गई, अब हम आते हैं कस्टडी ऑफ चाइल्ड। जी, ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है जी। सबसे ज्यादा बच्चों को तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा जब माँ पिता झगड़ा करते हैं, बच्चे वीरान होते, बच्चे नहीं चाहते माता पिता में झगड़ा हो, जब माता पिता लड़ते भी हैं तो बच्चे दुखी होते हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं से निकले हुए हैं फल, बिल्कुल। तो बच्चों को तकलीफ होती है, तो कोर्ट का यह सिस्टम है चाइल्ड कस्टडी में जी, कि दोनों पति पत्नी में यह देखा जाएगा कि बच्चों का हित कहाँ पर है, बच्चों की सेफ्टी कहाँ पर है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा, बच्चों का केयरिंग कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, और इकोनॉमिक पोजीशन किसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पत्नी का या पति का। बिल्कुल, अगर मान लीजिए पति ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पति रखो, पत्नी मान लीजिए पोजीशन ही नहीं है, वो कहीं सिलाई फराई करके और छोटा सा कहीं शिक्षक आंगनबाड़ी वाला काम करके जीवन यापन कर रही है, तो कहाँ से बच्चा रखेगी। और पति मान लीजिए बैंक का मैनेजर हो, 3 लाख वेतन मिलता हो, या अभी जो हमारे यहाँ प्रोफेसर शिक्षक का वेतन हो गया है उस ढंग का वेतन हो, तो उसी को दे देगा, भाई आप रखिए, पालिए, पोसिए। तो उसमें अगर कह दीजिए कि नहीं इनके यहाँ सुरक्षा नहीं है, बच्चा को खतरा है, बच्चा को ठीक से नहीं पालेंगे ये, तो ऐसे केस में पैसा बढ़ा देगा, जो कि बच्चों के नाम से अलग से मेंटेनेंस दिया जाता है। अच्छा, अगर अनमैरिड मैरिज से शादी का खर्चा भी दिया जाएगा, मेंटेनेंस का लाभ है। पत्नी कहती है बच्चा मेरे ही पास रहेगा, मेरे पास रहेगा, तो डिसाइड कोर्ट ने देखेगी कि बच्चा का हित कहाँ पर है, बच्चा सुरक्षित कहाँ रहेगा। मान लीजिए पत्नी का इस ढंग का स्वभाव है, कुछ इस ढंग का पागलपन है, तो क्या बच्चा अपने को देखेगी और क्या बच्चे को देखेगी जी। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है। अब ब्रिंगिंग उसकी कभी कभी हम कोर्ट में देखते हैं कि देखिए बच्चों को भी बुला लिया जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, पूछता है नॉर्मली 18 साल से कम का बच्चा क्या निर्णय देगा जी, उसके सहमति को बहुत मत लेंगे और पूछता है कोर्ट तुम किस साथ रहना। अगर कोई बच्चा कहते मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ, उसमें कोई कोर्सन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, बिना प्रेशर कहा जा रहा है, तो कोर्ट उसको भी सुनती है, इस बात को नहीं सुनती है सो बात नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि बच्चों के केस में, और जब तक केस चल रहा है तब तक बच्चा कहाँ रहेगा। अच्छा, बच्चा के जो कस्टडी होता है वो 60 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ता है, विदिन 60 डेज डिसाइड करना है, विदिन 60 डेज जी। क्योंकि बच्चा को उस हालत में नहीं छोड़ सकते, वेलफेयर गवर्नमेंट है, बच्चे का केयर होना पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है, तो बच्चे को देखना ही पड़ेगा। बच्चे के इसमें एकमात्र वही थ्योरी है, थम्स रूल है कि उसका ब्रिंगिंग ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा, एजुकेशन कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा, उसका सेफ्टी कहाँ ज़्यादा अच्छा है, इसको देखा जाता है। बच्चा 5 साल से भी कभी यह भी देखा जाता है कि बच्चा माता पिता दोनों में किसी को ना देकर ग्रैंड पेरेंट्स को दे देता है। मैं उसी सवाल पर आ रहा था कि क्या बच्चे को दादा दादी या नाना नानी को भी सौंपा जा सकता है। देखिए, प्रथमता तो माता पिता ही है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि दोनों में से कोई ठीक से नहीं देखेंगे, कोई बेंगलोर नौकरी कर रहे हैं, कोई पुणे नौकरी कर रहे हैं, दोनों भर दिन जो जॉब में रहते हैं, वैसे हालत में बाबा मामा या नाना नानी किसी को दिया जाता है, या ये दोनों भी अगर नहीं तो लीगल कस्टडी में बच्चे को दे देगा और कहेगा कि दोनों माता पिता पैसा पहुंचेगी, दोनों जाके बराबर मिलते रहिए।
लीगल कस्टडी में कहाँ रखे जाएंगे? किसी न किसी संस्था के पास जगह आप इस बच्चे को रखिए, पढ़ाई, इतना खर्चा आपको माता पिता हर एक महीना देंगे। अच्छा। माता पिता जाकर अपने बारी बारी से टर्न बाय टर्न मिल भी सकते हैं। अभी विजिटेशन राइट दे दिया गया है। अभी एक अमेरिका में एक मामला ऐसा हुआ था जी। कि एक आदमी का बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन बाद में पत्नी चली आई है इंडिया। अब वो इंडिया में जब पढ़ा रही है बच्चे को, तो बाप को मिलने नहीं देती। तो फादर उसका जो है सो केस किया कि हमको मिलने दिया जाए। तो चूंकि हम तो पैसे दे रहे हैं, तो इंडियन कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, विजिटेशन राइट तो मिलेगा, बिल्कुल ऑनलाइन ही दीजिए, लेकिन बच्चे से मिलेगा, बात करेगा, चूंकि लव देने का फिक्सने का अधिकार तो उसको भी है। तो बच्चा रखे कोई, लेकिन मिलने का अधिकार दोनों। मतलब 60 दिनों में अधिकार मिल जाएगा कि कौन बच्चा रखेगा, लेकिन मुकदमे के दौरान बच्चे से, चाहे वह माता जी के कब्जे में हो, पिता मिल सकते हैं, और पिताजी के कब्जे में हो तो माँ मिल सकती है। ये बड़ा गूढ़ सवाल, नहीं देते हैं मिलने नहीं मिलने देते हैं, नहीं मिलने देते हैं। तो कोर्ट कहती है कि नहीं, पीरियोडिक मिलने दीजिए बच्चों को। उनको लगता है बच्चा कहीं उनके साथ चला जाए। बिल्कुल। तो ये एक गूढ़ सवाल हो जाता है कि बच्चों को मिलने का अधिकार का कि दोनों को है। ज्वाइंट कस्टडी है तो भी मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा, वहाँ भी मिल सकते हैं, और अगर लीगल कस्टडी में है तो भी मिल सकते हैं, क्योंकि लव अफेक्शन किसी का नहीं छीन सकते, और बच्चों को अधिकार माता पिता दोनों पर है ना। कस्टडी ऑफ चाइल्ड की बात कर ली हमने, अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब यह मुकदमे होते हैं, जब कभी शादियां बिगड़नी शुरू हो जाती है, रिश्तों में खटास की बात आती है, तो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, यहीं से शिकायतें शुरू होती है कि उसने मुझे तंग किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा। पत्नियों को, महिलाओं को क्या अधिकार प्राप्त है और पुरुषों को क्या अधिकार प्राप्त है, और क्या तरीका है बचाव का, और क्या तरीका है झूठ से बचने का, और क्या तरीका है इंसाफ पाने का? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है केवल पत्नी पर ही को ही उपलब्ध नहीं है जी। घर में जो महिलाएं जो आपके रक्त संबंध में हैं, सब पर लागू है। सब पर लागू है। माँ, बहन, बेटी, फुआ, चाची, मौसी, जो भी हैं, जो रक्त संबंध में है, उसमें से कोई महिला अगर घर में रहते हैं, उनसे मारा मारी, गाड़ा गाड़ी आप करते हैं जी, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। ये अलग बात है कि 99% पत्नियां ही कर रही हैं, लेकिन बहनें भी करती हैं। पटना में भी हुआ था जी। तो बहनें भी घर घर में, अभी तो बहनें करेंगी ही। बिल्कुल। तो नया सक्सेशन एक्ट आया है, बहनें घर जाएंगी। अब घर से भाई निकालना चाहेगा, डोमेस्टिक वायलेंस तो होगा ही होगा जी। तो ये बहनों को भी उपलब्ध है, फुआ को भी उपलब्ध है। इनका घर है जो आपके रक्त संबंध में है, ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट जो है दोनों उपलब्ध है। इसमें सेक्शन 3 में कहता है कि वायलेंस है क्या, तो कहता है कि जो ऐसा नहीं कि मारा पीटी, हाथ ऊपर फोड़, माथा का पार फोड़ दिया, वही वायलेंस है। ऐसा ही नहीं है। आपने गाली गलौज किया, वो भी वायलेंस। वो तो आपने कहा ही कि मोबाइल भी देख लिया तब भी धक्का दिया तो भी गम है। वर्बल, नॉन वर्बल, कुछ भी आपके अगेंस्ट में जा सकता है जी। तो यह भी इमोशनल आप कर रहे हैं ब्लैकमेल, तो वो भी कर सकता है। उसमें है कि सेक्शन 12 में मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेन करिएगा, और मजिस्ट्रेट तुरंत में उसको बुला करके सुविधा देगा। कई जगह तो उनको रहने की व्यवस्था करता है, इलाज की व्यवस्था करता है, सब खर्चा आपसे लेगा, और मेंटेनेंस देने की भी बात करता है। इसके मेंटेनेंस में रेसिडेंस ऑर्डर्स होता है, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों वायलेंस जी, डोमेस्टिक वायलेंस दोनों, इमोशनल भी, मतलब आपने लड़की के पिताजी के इकोनॉमिक वायलेंस भी, इकोनॉमिक वायलेंस, पत्नी रखे हुए हैं, सब बटुआ अपने पास रखे हुए हैं, देवे नहीं करते हैं पैसा आप जी, तो बटुआ रखे हुए हैं। हाँ। बहुत पुरुष अभी भी सब्जी का, हम लोग पहले देखते थे कि सब्जी और कागजी नींबू, पति से पूछता था कि जी कागजी नींबू लेना है, धनिया का पत्ता लेना है, तो पति पॉकेट से पैसा निकाला, इतना लेकर क्या करिएगा। तो ये सब भी गलत है। को शेयरिंग है, दोनों का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये भी इकोनॉमिक वायलेंस भी आप नहीं कर सकते। इकोनॉमिक वायलेंस दूसरी बात है कि आप घर से निकाल दिए, अपने बड़ा सा बरामदा में रह रहे हैं, आप एक रूम में 5 आदमी को रख दिए हैं। तो जो रेसिडेंस का जो राइट होता है, कोई शेयर होल्डिंग जो मकान का है, अब मकान में रहने नहीं दीजिएगा। अगर नहीं, मकान में जवराती है, जो ज्वाइंट फैमिली है, माता पिता का है, इसमें तुम कैसे रहोगी, तुम जाकर अलग रहो, माता पिता नहीं चाहते, तो आप शेयर होल्डिंग हाउस से अलग। बहू ने सास ससुर को निकाल दिया तो क्या तब भी हो जाए? सास ससुर को निकाल दिया, वो तो अलग मामला है, वो तो सीनियर सिटीजन एक्ट में आएगा। चलिए, अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आएगा जी, वो भी एक दिन चर्चा करना होगा। निकाल नहीं सकते हैं जी, और उसको कहीं ऐसा घर जहाँ पे सब लोग साथ में रहते हैं, संबंधी लोग भी, तो वहाँ उसको आने से आप रोक नहीं सकते हैं। ये फुआ और बहनों पर भी लागू होता है कि मेरे घर तुम नहीं आओ, ये आप नहीं कह सकते, वो आ सकती है। फुआ और बहन आ सकती है, जी जी, आ सकती है। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि, और साला और साली भी आ सकते हैं। साला साली तो नहीं, आपके को में कंसेंटिव नहीं है, अच्छा, संबंध में नहीं आते हैं। और यह भी हो सकता है कि कोर्ट यह भी कह दे कि आप घर से निकल जाओ, उस घर में उसको रहने दो। अच्छा, ये भी हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस में यह भी आदेश कोर्ट कर सकती है कि आप निकल जाइए अपने घर से,
सेक्शन 17 में भी सेक्शन शेयर होल्डिंग सेक्शन 19 में पावर दिया गया है मजिस्ट्रेट को कि आप अपने घर से निकल जाइए जी। उनको रहने दीजिए। सेक्शन 17 में शेयर होल्डिंग हाउस में जो मैंने कहा सो, और 19F में कहता है कि जिस ढंग के मकान में आप रहते हैं अभी वैसा ही मकान उनको अभी दीजिए। बोरिंग रोड मकान तो बोरिंग रोड में दीजिए, सगुना मोड नहीं चलेगा, सगुना मोड नहीं चलेगा। चलिए, डोमेस्टिक वायलेंस के बाद हम आते हैं। देखिए, कोर्ट यह भी करती है कि आपसे बॉन्ड भरवा लेगी, अगर आप नहीं करेंगे पूरा फिर आपको अरेस्ट करेगी, अंदर करेगी। बॉन्ड और सिक्योरिटी भी भरवाई जाती है, मॉनेटरी बेनिफिट भी आपको देना है, ये सारा कुछ भी उसमें सेक्शन 20 में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बृहद विषय है, बहुत ही बड़ा कानून है, बहुत ही बड़ा कानून है। फॉर्म 2 बना हुआ है, जाकर के आप फॉर्म भरिए। महिलाओं को सुविधा मिली हुई है, अलग से थाना बनाया गया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया गया है। होता कितना है वो अलग बात है, लेकिन सुविधाएं हैं कानून में, उनके लिए घोड़ा दे दिया गया, लेके चल के आगे बढ़िए। लेकिन यही बात है कि सारे कानून, ये तो 2005 का कानून डोमेस्टिक वायलेंस है, कानून अभी भी लॉप साइडेड है, एक तरफा कानून सब बन रहा है, एक तरफा कानून। चलिए, ये भी कानून जेंडर बायस्ड डोमेस्टिक वायलेंस, ये पुरुषों को उपलब्ध नहीं है, केवल महिलाओं को उपलब्ध है। इस पर हम लोग विस्तार से और भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक और मसला, देखिए, पहले आईपीसी में 498A कुछ भी हुआ, अब तो बीएनएस में बदल गया होगा। 85। हाँ, तो 498A अब सुप्रीम कोर्ट का भी कंसर्न रहा है जी। तो 498A और इससे ही देखिए, अभी जो अतुल सुभाष 304 पुराना वाला बी, खुदकुशी नहीं, खुदकुशी 306 ठीक है, IPC, हाँ 304B, जिसमें आपने आग लगाकर ये किया, हाँ, वो बर्निंग वो क्या, हाँ, तो 49 हम आईपीसी से ही चलते हैं। 498A, 304B और 306, ये तीनों किस तरीके के कानून हैं और इसमें क्या होता है? देखिए, 498A में क्रूएल्टी हस्बैंड एंड हस्बैंड के रिलेटिव्स पर होता है जी, गर्लफ्रेंड पर नहीं, अच्छा, केप्ट पर नहीं। हाँ, अगर कोई पत्नी 498 क्रूएल्टी केस करे हाँ, और उसकी गर्लफ्रेंड पर कर दे कि इसके साथ ही रहता है, क्रूएल्टी है तो है क्रूएल्टी, मैंने बताया, बिल्कुल, हाँ, उस पर केस नहीं होगा। 498 है जो कहता है हस्बैंड एंड द रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। अच्छा, रिलेटिव हस्बैंड के नहीं, पति के गर्लफ्रेंड पर 498A नहीं होगा। अच्छा, और पत्नी के बॉयफ्रेंड पर उस पर भी नहीं होगा, उस पर भी नहीं होगा, दोनों रिलेटिव में नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने ऊपर आपको कहा कि आपका वो जो केस है क्या नाम, मेंटेनेंस वाला केस, वो बहुत हद तक उस पर लागू नहीं होता है जो लिव इन रिलेशनशिप में बहुत बड़ा है। उनके केस में बहुत सारा केस कानून कमजोर पड़ जाता है। लिव इन रिलेशनशिप मैरिज नहीं माना जाता, बिल्कुल, कुछ एक जगह दिया गया है, बच्चे उच्चे हो गए तो उनको मिल गया, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में उनको नहीं लागू किया गया है उन चीज़ों को। तो इससे ही कहा कि 498 है वो नहीं, मान कहीं लिव इन ही कर रहा है वो, उस पर आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके केवल पति एवं पति के सगे संबंधी पर केस होता है। अच्छा, और इसका दुरुपयोग इस तक होता है कि जो सगे संबंधी विदेश में रहते हैं उनका भी नाम पड़ जाता है। हाँ, उनका भी नाम, सास ससुर, सबका नाम, सबका नाम डाल दिया और सब बेचारे अपना बिल लेते पे, देवर जेठ सब, जी, सबको नाम में डाल दिया और सबको दिक्कत हो गया। नन बिल, अब तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो अर्नेस्ट कुमार जजमेंट दिया, उसमें कहा कि नहीं, इसमें केवल हस्बैंड को आप देखिए, बाकी लोगों को मत पकड़िए, तुरंत गिरफ्तारी। तभी सास को लेने में, मतलब मदर इन लॉ को तो फर्स्ट कल्प्रिट माना गया है, बिल्कुल, तो सास लोगों को दिक्कत हो रही है लेने में, और पति को लेने में दिक्कत हो रहा है। पति को हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, महिलाएं सुप्रीम कोर्ट जाती हैं सास का बेल कैंसिल करवाने के लिए। होता नहीं है, कम होता है, अलग बात है, लेकिन सबसे बेकार कानून ये 498 पहले बना था, ये बाद में ऐड किया गया था। महिला, ये सब कानून बना था, कवच बन करके बन गया हथियार जी, और हथियार ऐसा बन गया कि उन सबों को तंग किया। अतुल सुभाष का मामला भी आपने देखा। अब एक यह मान लिया गया है कानून में कि आप ही तंग कर सकते हैं, पत्नी किसी को तंग नहीं कर सकती, पत्नी किसी को तंग, कितना अंधा कानून। ये 498A हो गया बीएनएस में, बीएनएस 85, 86 भी, मतलब पति ही पत्नी को परेशान कर सकता है, पत्नी पति के सगे संबंधी। अच्छा, हाँ, साला आपका तंग नहीं कर सकता, साला आपका तंग नहीं कर सकता, ससुर तंग नहीं कर सकता है, केवल तंग आपको आपके और आपके संबंधी कर सकते। कानून मान लिया है जी। कितना गलत है कानून का, ये प्रिजम्पशन है ये अपने आप में गलत है। अब उसमें कहता है कि पत्नी रूठ के चली गई अपने मायके जी, और जाकर सुसाइड कर दी, अब दोषी हो जाइएगा, और कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ है, तो 113A जो एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य कानून पुराना वाला जी, वो कहता है कि यह मान लिया जाएगा कि आपके कारण ने ही तंग किया, जिस कारण सुसाइड उसने किया। 306 आपके कारण से ही सुसाइड उसने किया है। अब इसमें यह देखा जाता है कि शादी का 7 साल
ये अतुल ध्यान सुभाष रखने में वाली बाद बात। में कहा जा रहा है कि पत्नी के कारण किया उसने। पत्नी कारण किया, हाँ। उसको बेचारे को कहाँ उपलब्ध है? जी, वो उपलब्धि नहीं था। तो उसको बेचारे कोई लड़का हो गया, मेल चाइल्ड है, तो मेल चाइल्ड को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जी। ये प्रोटेक्ट किया गया था फीमेल चाइल्ड को या वधुओं ब्राइड्स को। या प्रोटेक्शन इतना लेवल का है कि हथियार बन गया, और उसका नतीजा देखिए कि सुसाइड तो अभी एक नजर आया है। उसने तो एनसीआरबी का डाटा कोट किया है अतुल सुभाष ने, कितने % लोग सुसाइड कर चुके हैं, वो कोर्ट में कह रहा है। तो उसकी वाइफ कहती तुम क्यों नहीं कर लेते, तुम क्यों नहीं कर लेते। और उस पर शायद जो स्पार्क हुआ है वहां पर, बिल्कुल को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्पार्क हुआ है जो फैमिली कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, उस पर तो देखिए अभी हाँ जजेस जो हैं वो नोटिस भेज रहे हैं, उसकी चर्चा हम लोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये जो देखिए आपने कहा कि 304B भी तो हम लोग 304B यह है कि अगर किसी पत्नी घर में जल के मर गई जी, अब LPG से गैस जल के मरी है, केरोसिन जल के मरी, और शादी के 7 साल नहीं हुआ है, और कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ, 1 दिन 2 दिन पहले रात में, कल वो अपनी माँ से किसी फ़ोन किया, देखो हमको कल झगड़ा किया, हमसे डांट फटकार हुआ है, ये हुआ है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपने जला करके मार दिया। ओह, तो 7 साल तक पत्नी को बचा कर रखने का है। 7 साल तक पत्नी हो तो किचन में घुसने न दें 7 साल तक। पहले चूल्हे नहीं छू सकती हैं, वो भी ध्यान रखना चाहिए। 7 साल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस केस में जी। और कोर्ट इस मामले में क्या करती है कि अंडर एविडेंस एक्ट 114 में प्रिज्यूम कर लेती है। प्रिज्यूम ऐसा आप किए होंगे, आप ना भी किए तो हम मान लेंगे कि आप ही के हुआ ना कि एक मजाक था कि एक गांव में एक ही जिसका कि वो जिसमें संजय गांधी चला था स्टरलाइजेशन जी, बंध्याकरण जो हो रहा था पुरुषों का, तो एक गांव में एक ही बंदा था, वो कहा कि जो है सो हमारा उसका बंध्या नहीं हुआ था। उसने हाथ पैर पकड़ लिया उस टीम वाले को, भाई मेरा भी कर ही दो। बोला तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। बोला नहीं सर, कोई गांव में प्रेग्नेंट होगी महिला तो मार तो पिटाएंगे तो हम। अभी स्थिति पुरुषों की वही हो गई जी। पुरुषों की स्थिति ऐसी बुरी हो चुकी है कि कहीं गांव में घर में कहीं कुछ घटना में पारिवारिक पति पत्नी संबंध में हुआ तो यह मान लिया जाता है कि पति दोषी है, पति दोषी है। तो इसे हालत में तो चलिए हमने समझने की कोशिश की कि वैवाहिक रिश्ते कैसे बिगड़ रहे हैं, कैसे टूट रहे हैं, और कोर्ट कचहरी और कहां कहां परेशानी आ रही है। यह वीडियो आपने ठीक से देखा होगा। देखिए, महिलाओं का सम्मान और वैवाहिक रिश्तों की पुण्यता, इसे हमें और आपको सबको ख्याल रखना चाहिए। बच्चे सबसे ज्यादा शिकार होते हैं जब माता पिता झगड़ा करते हैं, और फायदा मिलता है वकीलों को, और फायदा मिलता है वैसे लोगों को जो आपको सुखी नहीं देखना चाहते हैं। तो यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आगे भी देव प्रकाश सिंह साहब को हम बुलाते रहेंगे। इन्होंने एक बड़ा सवाल, एक बड़ा विषय दे ही दिया है, सीनियर सिटीजन्स के क्या राइट हैं जब उन्हें घर से धक्का दिया जाता है, उन्हें घर से बाहर किया जाता है। आजकल वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं। तो आगे भी हमारी चर्चा, हमारा पॉडकास्ट जारी रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।